Hello friends, today I am here with the chapter number 2 of Principles of Management of Business Studies. Now in this chapter we will study about the various principles of management given by Fayol and Taylor, and what are the difference between these two authors' principles of management. So to start with the video, please like and comment and subscribe my channel, that is Commerce with Tejeshwari. So let's start the chapter. Principles of management. The principle refers to the statement which reflects a fundamental truth about some phenomena based on cause and effect relationship. कोई fundamental truth है, ठीक है, कोई fundamental truth is there about some phenomena. कोई experiment मान लो हमने किया, ठीक है, उसका कोई cause and effect relationship आया, या cause हुआ, या उसका कोई result आया, या उसका कोई effect हुआ, ठीक है, तो हमने एक उसके principle का नाम दे दिया कि that is what principle is. बट हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ठीक है. तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स. अब मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं जनरल गाइडलाइंस हम कह सकते हैं फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स. लाइक लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स आर वर्किंग देयर, ठीक है, उनके खुद के एक तरीके होते हैं काम करने के, और वो सभी ये चाहते हैं कि हम अपने तरीके से काम करें. बट इससे पहले जो हमने चैप्टर में पढ़ा था दैट इज़ व्हाट कोऑर्डिनेशन इज़, ठीक है. कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है, और कोऑर्डिनेशन के साथ साथ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होना ज़रूरी है, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होने ज़रूरी है जिसके अकॉर्डिंग हमको ऑर्गेनाइजेशन का काम करना पड़ेगा. तो दैट इज़ वाई प्रिंसिपल्स आर मेड इन मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन, कि जो वर्कर्स हैं विच आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग काम करें. अगर उन्होंने उसको वॉयलेट किया, वॉयलेट मतलब प्रिंसिपल को नहीं फॉलो किया, तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है वो अचीव नहीं हो पाएगा. दैट इज़ वॉट मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज़. नाउ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वर्सेस प्योर साइंस प्रिंसिपल्स. नाउ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं. फ्लेक्सिबल मीन्स अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स जो होते हैं मैनेजमेंट वो चेंज हो सकते हैं, फ्लेक्सिबल्स होते हैं. बट साइंस के प्रिंसिपल्स हैं, साइंस एक सब्जेक्ट है, उसके प्रिंसिपल्स जो हैं, ठीक है, वो न्यूटन ने जो बना दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स का कुछ बना दिया प्रिंसिपल, तो वो वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. देन सेकंड, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड विद क्रिएटिविटी. क्रिएटिविटी मतलब प्रेजेंट सिचुएशन में आपको क्या काम चल रहा है, विद एक्सपेरिमेंट्स क्रिएटिविटी करना, उससे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो अप्लाइड होते हैं. देन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड इन एब्सोल्यूट और स्टैटिक मैनर. एक बार जो प्रिंसिपल कह दिया, ठीक है, एब्सोल्यूट है वो, स्टैटिक मैनर है वही चलेगा. Then third is management principles have to keep pace with changes in environment. मतलब जो चेंजेस हैं एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं उससे उसको पेस रखनी पड़ेगी, मतलब उससे कोप अप करना पड़ेगा. जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं आपके प्रिंसिपल्स जो हैं उसके अकॉर्डिंग चेंज होने चाहिए. दैट इज़ तभी आपका जो है वो फ्लेक्सिबल रहेगा, और जो ऑर्गेनाइजेशन की अचीव है वो ऑर्गेनाइजेशन की जो टारगेट है वो अचीव हो पाए. देन थर्ड इसमें है प्योर साइंस प्रिंसिपल्स. में साइंटिफिक प्रिंसिपल्स डू नॉट चेंज विद टाइम, ठीक है, ये टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते, कि एनवायरनमेंट में ये चेंज हो गया या मार्केट में ये कंडीशंस चेंज हो गई तो हमें हमारे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं जो वो चेंज कर ले. तो दैट इज़ व्हाट द डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड प्योर साइंस प्रिंसिपल्स. कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, साइंस प्रिंसिपल्स रिजिड होते हैं. देन नेक्स्ट इज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वर्सेस मैनेजमेंट टेक्निक्स. नो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस फॉर एक्शन, ये हमने पहले ही पढ़ लिया उसमें डेफिनेशन में, कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो गाइडलाइंस होते हैं एक्शन के लिए. एंड मैनेजमेंट टेक्निक्स आर मेथड्स एंड प्रोसीजर विच इन्वॉल्व सीरीज ऑफ स्टेप्स टू परफॉर्म टू अकम्प्लिश गोल. ठीक है, टेक्निक्स क्या होता है यहाँ पे, टेक्निक्स मतलब सीरीज ऑफ स्टेप्स टू बी परफॉर्म्ड इन टू अकम्प्लिश गोल. देन सेकेंड इज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर मोर फ्लेक्सिबल. ये फ्लेक्सिबल होते हैं, अकॉर्डिंग टू द टाइम ये चेंज हो जाते हैं. देन मैनेजमेंट टेक्निक्स आर लेस फ्लेक्सिबल. जो टेक्निक्स होती हैं, काम करने की टेक्निक्स होती हैं वो फ्लेक्सिबल है. अगर आपने एक तरीके का काम अपना लिया है तो वो उसी तरीके से किया जाएगा, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है. ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट द difference between management principles and management techniques, and what is principle and management principles. ठीक है,
नाउ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वर्सेस वैल्यूज, वैल्यूज भी तो होते हैं ना आपके। नाउ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल एक्शन, ये आपको बस जस्ट एज अ पढ़ना है, ठीक है, आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल एक्शन, वैल्यूज़ आर गाइडलाइंस फॉर ह्यूमन बिहेवियर। वैल्यूज़ जो होते हैं, मॉरल्स होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं, वो किसके लिए होते हैं? ह्यूमन बिहेवियर के लिए होते हैं, ह्यूमन के लिए होते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं कोई एक्शन करने के लिए दिया जाता है। देन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर टेक्निकल इन नेचर, दे आर टेक्निकल, ठीक है। जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप वर्किंग कंडीशंस में काम कर रहे हो, कैसे आप टारगेट को अचीव करेंगे, तो उसकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये चेंजेस होते हैं, टेक्निकल होता है। वैल्यूज़ आर एथिकल इन नेचर, एथिकल मतलब हमारे जो संस्कार हैं, ठीक है, हमारे जो भी कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हैं उससे रिलेटेड होते हैं हमारे वैल्यूज़। देन मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, हमने अभी पढ़ा था ये कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स प्योर साइंस प्रिंसिपल, मैनेजमेंट प्रिंसिपल वैल्यूज़, और मैनेजमेंट प्रिंसिपल मैनेजमेंट टेक्निक्स, ठीक है। Now come to the next topic, that is nature, features, characteristics of management principles. Now, features of principles of management. The principles of management has been developed on the basis of life experience of happening of the past. जो भी past में काम किए गए, उनसे क्या cause और effect relationship हुआ, उनसे क्या mistake हुई, क्या differences आए, उनके behalf पर, on behalf of those, ठीक है, ये principles जो हैं originate हुए. Now, the main features of management principles are given below. First of all, universal application. Universal means pervasive. Pervasive मतलब हर कहीं applicable हो जाते हैं. Now these principles of management are universal in nature. That means they are applied to all types of organization irrespective of their size and nature. Management principles ऐसे बनाए गए हैं कि चाहे वो small organization है, चाहे वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो आपका मैनेजमेंट है, जो आपका मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं, वो आपके हर कहीं ऑर्गेनाइजेशंस में अप्लाई होंगे। ना बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस, स्मॉल एज वेल एज लार्ज, पब्लिक सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर, ये एग्जांपल्स है कि बिजनेस कैसा भी हो, चाहे वो नॉन बिजनेस हो, चाहे वो स्मॉल हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो हर कहीं पर यूज़ होते हैं, ठीक है। देन जनरल गाइडलाइंस। नो जनरल गाइडलाइंस क्या है? जनरल गाइडलाइन, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस टू एक्शन, ये हमने पहले पढ़ा था कि ये जस्ट एक गाइडलाइंस है कि आपको किस तरीके से काम करना है। बट दीज प्रिंसिपल्स डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सोल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम। इसका मतलब ये नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजमेंट प्रिंसिपल आपका फॉलो हो रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो सही होगा, ठीक है, और उससे हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा और उसका कोई मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उससे, यही एक हमारा सोल्यूशन है। However, the importance of principles cannot be underestimated because even a small guideline help to solve problem. पर दूसरी तरफ हम जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को उसको अंडर एस्टिमेट भी नहीं कर सकते कि ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये गलत है, ठीक है, क्योंकि कई कबार स्मॉल गाइडेंस जो होती है वो भी आपकी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम कर सकती है। तो दैट इज़ व्हाट सेकेंड जो आपका प्रिंसिपल फीचर्स है प्रिंसिपल का कि वो क्या है कि जनरल गाइडलाइंस है। फॉर एग्जांपल अगर हम लें तो प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर कंसिस्ट ऑन गिविंग अ स्टेबल टाइम, ठीक है, एक ये प्रिंसिपल हम आगे पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स जो दिए हुए हैं फेलर और टेलर ने, तो उनकी जो एक प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर वो हम आगे पढ़ेंगे और उसमें ये आपको एक एग्जांपल देके बताया है कि स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब फिक्सेशन, ठीक है, मतलब आदमी एक बार आ रहा है जा रहा है काम कर रहा है, मतलब मेरे को अभी 1 महीने कर लिया 2 महीने का, स्टेबिलिटी होती है कि आपने कितने लंबे टाइम तक काम किया, ठीक है, टेन्योर होता है आपका। तो गिविंग अ स्टेबल टाइम period to employees to settle down, but how much time period to be given, 6 months, 1 year etc varies from company to company, ठीक है। भाई देखो क्या है कि आप एक वो होता है कि आपको मिनिमम इतने पीरियड तक यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में काम करना पड़ेगा, ठीक है। पीरियड टू एम्प्लॉयज़ टू सेटल डाउन, बट हाउ मच टाइम पीरियड टू बी गिवन, कितना पीरियड, कोई 6 महीने में, कोई कंपनी 1 महीने की कहती है, तो इट इज़ वेरी फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, ठीक है। बट एक जनरल गाइडलाइन है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल फॉलो करना है, बट कंपनी टू कंपनी वो डिफ़र करता है। देन
Third is formed by practice and experiments. The management principles are developed only for deep and thorough research work. They do not develop overnight. ठीक है, मतलब ये दे आर नॉट डेवलप्ड ओवरनाइट. ये जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, ये ऐसा नहीं है कि एक रात का काम है, एक रात में सारे प्रिंसिपल्स डेवलप हो गए. नहीं, इनके पीछे जो है डीप और थॉरो रिसर्च वर्क है. जैसे जैसे काम होता गया उसके अकॉर्डिंग जो जो भी चीज़ें कमियाँ आई गई, उन कमियों को सुधारने के लिए दीज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वर बॉर्न. नाउ poor observations and experiments are conducted before developing them. Therefore they are evolutionary in nature. ठीक है, कि मतलब बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स किए गए इनको बनाने से पहले. देन जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं दीज आर फ्लेक्सिबल्स. ये हमने उसमें भी पढ़ा था कि फ्लेक्सिबल होते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो चेंज हो सकता है. सम चेंजेस कैन बी मेड इन एप्लीकेशंस ऑफ प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी. दे आर नॉट सेट ऑफ रिजिड स्टेटमेंट. दीज कैन बी मॉडिफाइड विद मैनेजर्स हु आर यूजिंग दैम. ठीक है, जो भी मैनेजर उनको यूज़ करे वो अपने आपको सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग इन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को चेंज कर सकता है. देन मेनली बिहेवियरल क्या होता है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज़. दीज प्रिंसिपल इंसिस्ट ऑन इम्प्रूविंग रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर सबॉर्डिनेट्स एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. कहने का मतलब यह है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है, वो इसलिए बनाए जाते हैं जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, चाहे वो सुपीरियर है, चाहे वो सबॉर्डिनेट है, चाहे वो मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब के लिए एक पर्टिकुलर बिहेवियर हो जाए ताकि वो काम कर सके. दे ऑल्सो इस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड मटीरियल रिसोर्सेज. देन सिक्स्थ वन इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पहले ही पढ़ा था. इसमें कॉज एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट. दैट मीन्स दीज प्रिंसिपल्स टेल अस इफ पर्टिकुलर प्रिंसिपल इज अप्लाइड इन सिचुएशन व्हाट माइट बी द इफेक्ट. कॉज एंड इफेक्ट मतलब क्या होता है कि कभी कभार क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करते करते कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ गई, ठीक है, हमने उसके बारे में खूब सोचा, कोई प्रिंसिपल्स जो हैं उसमें हमने उसमें फॉलो किए, ठीक, अप्लाइड इन सिचुएशन व्हाट मीन द, अगर हम ये इस कंडीशन में ये प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई करते तो क्या अफेक्ट निकलता. नाउ ऑल दीज प्रिंसिपल्स कैनॉट स्टेट परफेक्टली. ये सारे प्रिंसिपल्स जो है परफेक्ट नहीं है. एब्सोल्यूट रिजल्ट बिकॉज दे आर अप्लाइड ऑन ह्यूमन बीइंग, क्योंकि ये एक ह्यूमन बीइंग पे अप्लाई किया जाता है. बट इट हेल्प्स इन नोइंग सम आइडियाज़ अबाउट द अफेक्ट. पर हमको ये हेल्प करता है कि हाँ हम कहाँ पर गलत हैं. देन कंटिंजेंट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कंटिंजेंट? कंटिंजेंट का मतलब होता है डिपेंडेंट सिचुएशन. जैसे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर कंटिंजेंट और डिपेंडेंट अपॉन द सिचुएशन प्रिवेलिंग ऑर्गन. जैसे जैसे सिचुएशन ऑर्गेनाइजेशन में प्रिवेल करेगी उसी तरीके का मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है वो हम अप्लाई करेंगे. अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं और कब अप्लाई करेंगे. अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है और उनके एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं कि किस किस तरीके से आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तब आपको ये समझ में आएगा. देयर एप्लीकेशन अफेक्ट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. द एप्लीकेशन प्रिंसिपल्स हैज़ टू बी चेंज विद सिचुएशन, चेंज इन सिचुएशन. नाउ फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आप इस डायग्राम से भी कर सकते हैं. आपको एग्जाम में अगर फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट का क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू मेक दिस डायग्राम. डायग्राम से आप जितना ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं उतना ज़्यादा किसी से नहीं कर सकते. आपको अपने क्वेश्चन को इस तरीके से प्रेजेंट करना पड़ेगा ताकि जो एग्ज़ामिनर है वो आपके इस डायग्राम को देखकर ही समझ जाए कि आपको सारे फीचर्स लर्न है. ठीक है. फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में यूनिवर्सल, जनरल, इवोल्यूशनरी, फ्लेक्सिबल, मेनली बिहेव, कॉजल इफेक्ट, कंटीजेंट, ये हमने पढ़े थे जो आपको लर्न करने में भी बहुत हेल्प करेगा इस तरीके से. ठीक है ना. Now next is significance and importance of management principles. Now importance of management principles. Now proper understanding of management principle is very necessary and helpful for manager as these principles act as a guideline for managerial activities. ये management principles के importance क्या होते हैं इनको जानना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इम्पोर्टेंस है दैट इज़ प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी. मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक्ट
एज अ गाइडलाइन फॉर मैनेजर्स। ठीक है, ये एक गाइडलाइन है मैनेजर के लिए। दीज प्रिंसिपल इम्प्रूव नॉलेज, एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजर्स अंडर वेरियस मैनेजरियल सिचुएशंस। ठीक है, ये प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो नॉलेज, एबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग जो होती है मैनेजर्स की, वो सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए काम में आता है। देन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से हम ये सीखते हैं कि जो हमारा काम है, हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज से किस तरीके से मिनिमम कॉस्ट लगाकर हम अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। द मैनेजमेंट principles insist on planned activities and systematic organization of many materials in the organization. Principles are designed to get maximum benefit from human error, human efforts and other resources. ठीक है, then scientific decisions are there. Scientific decisions, managers have to take number of decisions every day. The management principle enable the managers to approach various problems systematically and scientifically. अब मैनेजर्स जो होते हैं उनको हर एक दिन या हर एक सिचुएशन में कोई ना कोई डिसीजन लेना होता है। तो दीज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं वो ये हेल्प करते हैं कि किस तरीके से हम डिसीजंस को ले पाएंगे। देन मीटिंग एंड चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट। द मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट क्या होता है? Every businessman has to make changes in organization according to changes taking place in business environment. जैसे जैसे मार्केट कंडीशंस चेंज हो रही हैं, जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है, वैसे ही हमको हमारे बिजनेस में एनवायरनमेंट में भी चेंजेस करने पड़ते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ट्रेन द मैनेजर्स इन इम्प्लीमेंटिंग द चेंजेस इन राइट डायरेक्शन एंड एट राइट लेवल। मतलब जिस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं तो मैनेजर्स को ऑर्गेनाइजेशन को जो है मैनेजर्स को भी ट्रेन करना पड़ता है राइट डायरेक्शन में, राइट लेवल in the organization. Although management principles are relative and general guidelines, yet by modifying these principles can be made in the organization. हालांकि जहाँ पर भी आपको ज़रूरत पड़े वहाँ पर आप इन प्रिंसिपल्स को चेंज कर सकते हैं। Then effective administration. Administration is the function of top level management. Administration top level management का क्या होता है? फंक्शन होता है। इन दिस फंक्शन मेजर प्लान्स एंड पॉलिसीज आर फॉर्म। ठीक है, हमने पढ़े थे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में, टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम किसका होता है? टॉप लेवल का। किसका होता है? टॉप लेवल का। The management principle act as a guideline based to form various administrative policies to have systematic working in the organization. अब देखो, आपने कुछ एक सिमिलैरिटी महसूस करी इन सब में, जो इम्पोर्टेंस है इन सब में। हेडिंग तो चेंज है, बट एक ही चीज़ कह रहे हैं कि ये गाइडलाइन है। ठीक है, ताकि हम जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट है उसको अचीव कर सकें। ठीक है, ताकि हम हमारे सिस्टमेटिकली तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकें। ये एक पर्टिकुलर लाइन जो है वो सब में है, तो आप ये लाइन तो सब में ही लिख सकते हो। ठीक है, कि ये पर्टिकुलर गाइडलाइन है ताकि मैनेजर्स को गाइडलाइन मिले कि इफेक्टिवली वर्क करें, एफिशिएंटली वर्क करें, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करें। तो दिस इज़ व्हाट ऑल इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इज़। देन फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे फुलफिल करेंगे आप? मैनेजमेंट प्रिंसिपल नॉट ओनली एक्ट एज गाइडलाइंस फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट, बट दीज प्रिंसिपल ऑल्सो गाइड द मैनेजर्स to perform social responsibility. For example, the principle of fair remuneration insists on adequate salary employees to take care of interest of employees. Also, fair remuneration policy मतलब सबको समान अधिकार मिलना। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग वो जो काम कर रहा है उसकी जो क्वालिफ़िकेशन है उसके अकॉर्डिंग उसको सैलरी दी जाए। ऐसा नहीं है कि एक दो पर्टिकुलर दो बंदे हैं एक डिपार्टमेंट में, एक ने एमबीए का रखा है, उसने भी एमबीए का रखा है। ठीक है, उसकी भी क्वालिफ़िकेशन उतनी है, उसकी भी क्वालिफ़िकेशन उतनी है, पर इसको जो है 50,000 मिल रहे हैं और इसको 80,000 मिल रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं। ठीक है, एक फेयर रेम्यूनरेशन टाइप ऑफ पॉलिसीज़ जो होती है वो होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉयज़। Then management training, education and research. The management principles stress on scientific judgment and logical thinking. As a result, these principles act as a base of doing research and development in management study. As these principles provide organized body of knowledge to perform research work and generate more and more knowledge, they have provided new ideas, imagination and base for research development. Principles of management are at the core of management theory. These act as base for management training and education. Professional courses such as MBA, BBA also teach these principles part of their curriculum. अब आप MBA, BBA ये सब करते हैं, दिस इज़ व्हाट मैनेजमेंट स्टडीज़।
मैनेजमेंट को पढ़ के आते हैं, फिर मैनेजमेंट अप्लाई करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में कि मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि मैंने आज सोचा कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ या मैं अपना ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करना चाहती हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। इनके पीछे भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ते हैं। देन दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, कि मैनेजमेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप मैनेजर्स को वो एक इंसाइट प्रोवाइड करता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज दे, साइंटिफिक डिसीजन लेने के लिए वो हेल्प करता है, ठीक है, मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, दैट फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड मेंटेनिंग मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च करने के लिए। तो दिस इज़ वॉट ऑल अबाउट सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये आपको डायग्राम इधर दिया हुआ है इसमें, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये डायग्राम के बिना तो कोई भी बिजनेस स्टडीज़ में डायग्राम के बिना तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर ही नहीं सकते। डायग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, डायग्राम से आप एक्स्ट्रा मार्क गेन कर सकते हैं। जहाँ आपने थ्योरेटिकल पार्ट में कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दी, तो अगर आपने डायग्राम बना दिया और वो बिल्कुल सही है, ठीक है, तो आप उसको कवर अप कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब यहाँ से आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है कि फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है और कौन है हेनरी फ्योल। ज़रा उनकी हिस्ट्री जान लेते हैं। हेनरी फ्योल वॉज बॉर्न इन टर्की इन 1841। ही गॉट डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग इन 1860। हेनरी फ्योल जो था टर्की में बॉर्न किया था उन्होंने, एंड स्टार्टेड वर्किंग एज इंजीनियर इन कोल माइनिंग कंपनी। In 1888, he was promoted as the managing director of the company. At the time, the company was in the situation of insolvency. Insolvency मतलब डूबने वाली थी. He accepted the challenge and applied his managerial techniques to bring out the company from this situation, and he succeeded. उसने उस टाइम उस सिचुएशन को एक्सेप्ट किया, चैलेंज एक्सेप्ट किया कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को जो है डूबने से बचाऊंगा, ठीक है। When he retired after 30 years, the company was leading coal steel company with strong financial background. और जब उन्होंने रिटायर किया उस कंपनी से, तो वो कंपनी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन चुकी थी फाइनेंशियल बैकग्राउंड से। कहाँ पर उन्होंने अपनी मैनेजरियल टेक्निक्स जो यूज़ करी थी। Now, what was the major contribution of Fayol? क्या क्या contributions थे उसके? Henry Fayol became famous as father of management studies and thoughts because of following contribution. ये important है कि father of management studies किसको कहा जाता है? Henry Fayol को. He made clear distinctions between technical and managerial skills. सबसे पहले उसने जो technical skills थे और managerial skills थे उनके बीच में difference निकाला कि कौन सी technical है, कौन सी managerial है. He identified the main steps in the process of management which are considered the major function of planning, organizing, staffing, predicting, controlling. ये functions of management उसने process किया. Then he developed 14 principles of management which act as guideline for managers to perform managerial activities. ये 14 principles बहुत important हैं. ये 14 प्रिंसिपल्स जो है हेनरी फॉल ने डेवलप किए थे ताकि ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी अगर परेशानी आती है, कोई भी सिचुएशन में परेशानी आती है, तो आप इन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को फॉलो करके उनसे गाइडलाइन लेकर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट Now the first principle of management developed by Fayol was division of work. ये सब याद करने हैं, सारे ही प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब धीरे धीरे हम एक एक करके जो है एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। द डिवीजन ऑफ वर्क इज़ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। एज द नेम सजेस्ट डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर बंदे के ऊपर आपको एक काम पूरा काम नहीं थोपना है, ठीक है। आपको जो वर्क है वो इस तरीके से डिवाइड करना है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का काम जो है वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली हो जाए। लाइक अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द होल वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क और यूनिट्स इंस्टेड ऑफ असाइनिंग द होल वर्क टू वन पर्सन, ठीक है। मैंने जैसे ही आपको बताया था कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है, जो वो वर्क है, उसको डिवाइड करना इन स्मॉल टास्क एंड यूनिट्स में। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर बंदे को ही आपने एक काम दे दिया, ठीक है। देन वर्क शुड बी असाइन टू वन पर्सन अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस ऑफ पर्सन। अब ये भी ध्यान में रखना है कि आपको जो स्मॉल टास्क देना है आपको काम का,
ठीक है, वो उस पर्टिकुलर बंदे को देना है जो उसकी केपेबल है, उसकी क्वालिफ़िकेशन उसको अलाउ करती है उस चीज़ के लिए, और उसको उस चीज़ का एक्सपीरियंस है। क्या है? एक्सपीरियंस है। नाउ दिस इज़ व्हाट डिवीजन ऑफ वर्क इज़। व्हेन सब दो चीज़ें इसमें सबसे पहले याद रखनी है। सबसे पहला पॉइंट कि जो है स्मॉल यूनिट्स में हमारा काम डिवाइड होना चाहिए, पर्टिकुलर एक बंदे को काम नहीं होना चाहिए। दूसरा, अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन उसको काम दिया जाना चाहिए। दो पॉइंट्स तो हो गए हमारे पास, ठीक है। देन when a person is performing a part of job again and again, he will become perfect and specialized in doing that and efficiency level will improve. अब क्या होता है कि पर्टिकुलर आपने एक टास्क अकॉर्डिंग टू हिज क्वालिफिकेशन एक बंदे को दिया, ठीक है, अगेन दूसरे बार उसने वही काम किया, अगेन तीसरी बार उसने वही काम किया, चौथी बार भी, पांचवी बार भी उसने वही काम किया, तो क्या हो जाएगा? एक्सपर्ट हो जाएगा उसमें, ठीक है। उसको मीन मिस्टेक्स वगैरह अपनी सब पता चल जाएगी, और इससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या अफेक्ट होगा, क्या फ़ायदा होगा कि उसकी एफिशिएंसी लेवल जो है वो इम्प्रूव होगा, और ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करने में हमको फ़ायदा मिलेगा। Then Fayol said not only the factory work but technical managerial skill jobs should also be divided into small segments for specialization. मतलब कोई फैक्ट्री वर्क ही नहीं, कोई भी हो सकता है, टेक्निकल हो सकता है, मैनेजरियल हो सकता है, स्किल जॉब हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन वो भी डिवाइडेड होने चाहिए स्मॉल सेगमेंट्स में। नाउ इन बैंक, बैंक में ले लीजिए आप, बैंक में क्या होता है? इन बैंक वन पर्सन इज रिसीविंग कैश, वन इज गिविंग कैश, वन इज मेकिंग एंट्री इन पासबुक, ठीक है, one is giving loan, one is doing FD etc. Now these are what the different types of work. बैंक में क्या होता है? हर एक डिपार्टमेंट में बैठे रहते हैं लोग बाग, एक पासबुक एंट्री कर रहा है, ठीक है, एक बंदा कैश दे रहा है, एक बंदा कैश डिपॉजिट कर रहा है, ठीक है, और एक FD बना रहा है। तो दैट इज़ व्हाट की वर्क जो है वो डिवाइडेड है, और बैंक उससे और एफिशिएंटली चलेगी। और उसका उल्टा हो जाए तो, कि बैंक में एक ही जना है, दो जने हैं, ठीक है, वो काम कर रहे हैं, ये कैश भी गिन रहा है, कैश ले भी रहा है, पासबुक भी एंट्री कर रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सारा काम मिसमैच हो जाएगा, मतलब यहाँ पर केओस फील मतलब फैल जाएगी, भीड़ हो जाएगी लोगों की, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि जो आपको वर्क है वो डिवाइड होना चाहिए इनटू पर्टिकुलर यूनिट्स। देन व्हाट इज़ द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ प्रिंसिपल। अब आपको इन प्रिंसिपल्स के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही जो है कॉन्सिक्वेंसेज लिखने पड़ेंगे। व्हाट इज़ द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ प्रिंसिपल? पॉजिटिव तो आप लिख सकते हैं कि स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, इंप्रूव एफिशिएंसी हो जाएगी। वेन एवर वर्क इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन देन ऑटोमेटिकली लीड्स टू स्पेशलाइजेशन एंड improves efficiency when employee is performing only one part of job। अगर वो एक ही काम बार बार करेगा तो वो उसमें एक्सपर्ट हो जाएगा और लेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होंगे, ठीक है। देन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल। ना वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल ऐसे भी पूछ सकते हैं आपसे, 1 मार्क में या 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल। अगर डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल नहीं किया गया तो उसका क्या नुकसान होगा? The lack of efficiency will be there will be no specialization, chances of duplication of work, ठीक है। एक ही बंदा अगर सारे काम कर रहा है, ठीक है, तो क्या हो सकता है काम डबल हो जाए, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो जाए, ठीक है। देयर विल बी नो स्पेशलाइजेशन, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होगा कि एक पर्टिकुलर बंदा है जो ये इस चीज़ के लिए ही स्पेशलाइज्ड है, ऐसा कुछ नहीं होगा। और एफिशिएंसी लैक करेगी क्योंकि एक बंदे की कितनी हिम्मत है, वो कितना काम कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, दैट इज़ व्हाट डिवीजन ऑफ वर्क इज़। तो उसने सबसे पहला प्रिंसिपल क्या बताया है कि डिवीजन ऑफ वर्क शुड बी देयर, कि हमारा जो काम है पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में वो डिवाइडेड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन एंड उसके जो एक्सपीरियंस है उससे, ठीक है। देन नेक्स्ट इज़ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सेकंड जो हमारा प्रिंसिपल आता है वो है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ रखा है कि अथॉरिटी क्या होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, अथॉरिटी कहाँ फ़्लो करती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फ़्लो करती है, ठीक है। जो अथॉरिटी होती है वो आपकी अप से डाउन होती है, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो डाउन से अपवर्ड होती है, ठीक है। ये फ्लो होती है आपकी टॉप लेवल से मिडिल लेवल। नाउ अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजंस। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? जिसके पास पावर है डिसीजन लेने की, वो किसके पास होती है? टॉप लेवल के पास। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब असाइंड ऑन टाइम। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? कि हमको जो काम दिया गया है हम उसको टाइम पर अचीव कर लें, ठीक है। ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं ना। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल
देयर मस्ट बी अ बैलेंस और पैरिटी बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बैलेंस होना चाहिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में। एक्सेस ऑफ अथॉरिटी विदाउट मैचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी मे ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट्स। अथॉरिटी ज़्यादा है, ठीक है, अथॉरिटी हमारे पास ज़्यादा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास कम है, तो क्या हो सकता है, नेगेटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं। एक्सेस ऑफ अथॉरिटी मतलब वो डिसीजन पे डिसीजन थोपते जा रहा है आपके ऊपर, ठीक है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अरे यार कितना काम करेंगे, ठीक है, वर्कर्स कहेंगे कितना यार काम करेंगे, बार बार कह ही जा रहा है, कह ही जा रहा है, तो इट विल रिजल्ट इन नेगेटिव रिजल्ट हो सकते हैं। देन एक्सेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट मैचिंग अथॉरिटी विल नॉट अलाउ द वर्कर टू कम्प्लीट द जॉब ऑन टाइम। अगर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम ही जवाब दोगे इस चीज़ का कि ये क्यों नहीं हुआ, एक्सेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देयर, तो वर्कर बेचारा क्या हो जाएगा, डीमोरलाइज हो जाएगा, वो काम नहीं कर पाएगा, ही विल नॉट एबल टू डू द वर्क। नाउ एन ऑर्गेनाइजेशन An organization should build safeguards against misuse or abuse of managerial power. ठीक है, an organization जो है एक सेफ गार्ड बिल्ड करना चाहिए अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ पावर्स। अ मैनेजर शुड हैव द राइट टू पनिश द सबॉर्डिनेट्स फॉर विलफुली नॉट ओबेइंग द लेजिटिमेट ऑर्डर्स। ठीक है, जो वर्कर मान नहीं रहा है बातों को, उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। सफिशेंट अपॉर्चुनिटी हैज़ बीन गिवन टू द सबॉर्डिनेट फॉर गिविंग हिज और हर आर्ग्यूमेंट्स। हर एक को सुनना चाहिए, किसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं आपको तो करना ही है ये काम, मेरे को नहीं पता कैसे करना है, ठीक है, मैंने दिया है, यू हैव टू डू दैट वर्क। अब आप उसके अगले की सुन ही नहीं रहे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब एग्जाम्पल से हम समझते हैं, देखिए, फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन इज़ गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोड्यूस 100 यूनिट्स इन 1 वीक टाइम। ठीक है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि 100 यूनिट्स आपको प्रोड्यूस करना है एक हफ्ते में, बट ही इज़ नॉट गिवन द अथॉरिटी टू परचेज द रॉ मटेरियल। पर उसको ये तो हक दिया ही नहीं कि वो रॉ मटेरियल जाके खरीदे और तब जाके वो 100 यूनिट प्रोड्यूस करें। Now, if there is no raw material available in the storeroom, as a result, he could not complete the target of producing the 100 यूनिट on time। ठीक है, अब आपको रॉ मटेरियल मिला नहीं, स्टोर में है नहीं, आप 100 यूनिट कैसे प्रोड्यूस करोगे। The worker cannot blame or for not completing on time because he was given only the responsibility, not the matching authority। अब आप जो वर्कर को ब्लेम नहीं कर सकते कि तुमने काम नहीं क्यों नहीं किया, क्योंकि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी कि तुमको ये काम करना है, बट उसको अथॉरिटी तो दी नहीं आपने। तो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक्सेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विद लेस अथॉरिटी रिजल्ट्स इन नॉन कंप्लीशन ऑफ जॉब, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देन पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल, इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी बैलेंस है तो नो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी विल बी देयर, हेल्प इन मीटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन टाइम विदाउट एनी डिले। ठीक है, अगर आपने इसको वॉयलेट किया, प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया, तो क्या होगा, डिले इन वर्क हो जाएगा, मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी हो जाएगा, ओवर बर्डन विद द वर्क हो जाएगा। ठीक है, डिले इन वर्क कैसे हो जाएगा, अथॉरिटी नहीं दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी तो काम नहीं हो पाएगा। मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी ड्यू टू एक्सेस, ज़्यादा अथॉरिटी दे दी तो उसने अपने अथॉरिटी अपने पावर की मिसयूज़ करी। ओवर बर्डन ऑफ वर्क विद एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दे दी तो बेचारा वर्कर जो है वो ओवर बर्डनड हो गया, वो काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट सेकंड आपका principles of management is this is authority and responsibility। First are division of labor, second is authority and responsibility। ठीक है, now the third one is discipline। डिसिप्लिन एज द नेम सजेस्ट, मैम भी आपसे क्लास में कहती होंगी ना कि प्लीज़ मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास। व्हाट इज़ डिसिप्लिन, फॉलोइंग कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयड एग्रीमेंट, गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल्स, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट अमंग subordinates and superior, meeting commitments at all levels, judicious application of penalties। Now, following code of conduct, rules and regulation of employment agreement, good superior at all levels, ये सब क्या है, डिसिप्लिन्स है कि हमने अपना काम जो है पर्टिकुलर सही तरीके से किया है विद इन द टाइम। Fionn insists that discipline is required at superior as well as subordinate level। The disciplinary rule should not applicable only on subordinate, but discipline require good superior at every level। अब दो वर्ड हैं इसमें, सुपीरियर और सबॉर्डिनेट। सुपीरियर आर द लीडर्स और सबॉर्डिनेट्स आर द वर्कर्स।
अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी डिसिप्लिन मेंटेन करेगा वो सिर्फ सबॉर्डिनेट ही करेगा या फिर सिर्फ सुपीरियर ही करेगा, ऐसा नहीं है। डिसिप्लिन जो है वो दोनों को ही मेंटेन करना पड़ेगा, सुपीरियर एज वेल एज सबॉर्डिनेट्स। नाउ बट discipline require good superior at every level, clear and fair agreement between superior and subordinates, and judicious applications of penalties. अगर कोई नहीं करता है तो उसको पेनल्टी दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, द एम्प्लॉय मस्ट ऑनर देयर कमिटमेंट्स टूवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन बाय वर्किंग इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो उनको अपना जो ऑनर है, ठीक है, वो कब दिखाएंगे ऑर्गेनाइजेशन को, जब वो काम अपना कमिटमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति कब होगा, जब वो अपना गोल अचीव करेंगे। ऑन द अदर हैंड, सुपीरियर मस्ट ऑल्सो मीट द कमिटमेंट बाय मीटिंग द प्रोमिस ऑफ इंक्रीमेंट, प्रमोशंस एंड वेज रिविजन्स। ठीक है भाई, सबकी अपनी अपनी अपेक्षा होती है, ठीक है। सुपीरियर की अलग होती है, सबॉर्डिनेट की अलग होती है। सुपीरियर चाहता है कि जो मेरे को टॉप लेवल ने काम दिया है मैं वो अपने वर्कर से करवाऊँ। वर्कर्स का क्या होता है, वर्कर की अपेक्षा होती है कि मैं जितना काम कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग मेरे को पेमेंट मिले, मुझे इंक्रीमेंट मिले, मुझे प्रमोशन मिले, ठीक है। तो इन दोनों का वादा होता है एक दूसरे से कि तुम मेरे को काम करके दो, मैं तुम्हारा काम करके दूंगा। तो दैट इज़ व्हाट डिसिप्लिन इज़। अगर इनमें लड़ाई झगड़ा हो जाए तो क्या होगा, सुपीरियर काम नहीं करवा सकता वर्कर्स, ठीक है। देन पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल, पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, सिस्टमेटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर डिसिप्लिन होगा तो सिस्टमेटिक वर्किंग होगी, इम्प्रूव्स एफिशिएंसी, ये सब में ही आएगा। देन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, डिसऑर्डर हो जाए, कन्फ्यूजन हो जाएगा कि लड़ाई झगड़े होंगे, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगा इन द एब्सेंस ऑफ डिसिप्लिन, कोई किसी की नहीं सुनेगा, सब वेस्टेज करेंगे, डिले इन वर्क ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। तो ये वायलेशन है, वायलेशन तो सबके सेम ही होंगे, ठीक है, और पॉजिटिव इफेक्ट्स भी वही होंगे, इम्प्रूव एफिशिएंसी, सिस्टमेटिक वर्किंग हो जाएगा, टाइम पे काम हो जाएगा, ये सारे प्रिंसिपल्स जो है ये हैं। देन थर्ड प्रिंसिपल्स जो आपने पढ़ा, आपने क्या पढ़ा, डिसिप्लिन। तो फर्स्ट आपका क्या हो गया, डिवीजन ऑफ वर्क, सेकंड हो गया अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड थर्ड वन इज डिसिप्लिन। नाउ द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है, कमांड मतलब कमांड देना, ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड। According to this principle, an employee should receive orders from one boss superior and should be accountable to only one superior only. Because if he receiving order from more than one boss, then he will get confused and he will not be able to understand whose order must be executed first. ये इम्पॉर्टेंट है आपका, यूनिटी ऑफ कमांड, एक डिवीजन ऑफ लेबर और एक ये यूनिटी ऑफ कमांड, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है, यूनिटी का मतलब तो एकता, कमांड मतलब ऑर्डर देना, ठीक है। तो ऑर्डर देने में एकता होनी चाहिए, कैसे कि भाई वन बॉस जो है वो एक ही बॉस होना चाहिए जो उसको ऑर्डर दे। ऐसा नहीं है कि एक दो तीन बॉस हैं और एक बेचारा वर्कर है काम करने वाला, वो तीनों बॉस उसको दे वो दे ही जा रहे हैं, ऑर्डर दे ही जा रहे हैं, ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो वो क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, उसको ये नहीं पता चलेगा मेरे को किसका काम करना है। तो देयर शुड बी वन बॉस फॉर वन सुपीरियर, ठीक है। One boss superior and should be accountable to only one superior only. For example, if employee of production department is asked to go slow in production to maintain quality standard by the production in charge, and sales in charge instruct the employees to fasten the production to meet the pending orders. In this situation, employee will get confused as to whose instruction must be followed by him. क्या कहना चाहता है ये भाई, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज़ आस्क्ड टू गो स्लो इन प्रोडक्शन टू मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड। जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो तो कह रहा है कि ज़रा धीरे चलिए, धीरे प्रोडक्शन करिए ताकि हमारी जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है वो अफेक्ट ना हो, ठीक है। दूसरे ही साइड में सेल्स इंचार्ज वो है, वो क्या कह रहा है कि भाई हमको हमारी जो सेल्स के ऑर्डर है वो पूरे करने हैं, इसलिए प्रोडक्शन जल्दी जल्दी करो, ठीक है। अब वो उसको ये समझ में नहीं आएगा कि मैं किसकी बात मानूँ, सेल्स डिपार्टमेंट की बात मानूँ कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात मानूँ। तो इस तरीके से जो है कमांड जो होता है, यूनिटी ऑफ कमांड शुड बी देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल, नो कन्फ्यूजन इन द माइंड ऑफ सबॉर्डिनेट, ठीक है। अगर इसको फॉलो किया गया तो सबॉर्डिनेट के माइंड में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि मुझे किसकी बात माननी है। नो ईगो क्लैशेस, नो ईगो क्लैशेस मतलब ये इसकी मानूँ उसकी मानूँ, वो कहेगा कि अच्छा इसकी मान ली मेरी नहीं मानी, ठीक है, अब तू देखना। तो इस तरीके से जो ईगो क्लैशेस है वो नहीं होंगे। इम्प्रूव्स इफेक्टिवनेस इन वर्किंग, फिर से वही आ गया, इफेक्टिवनेस जो है वर्किंग में हो जाएगी। अगर आपने इसको वॉयलेट किया तो क्या हो जाएगा, violation of this principle will lead to following consequences: confusion in mind of employee,
ठीक है, किसकी बात माननी है मुझे। सबॉर्डिनेट विल गेट चांस टू एस्केप फ्रॉम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय गिविंग एक्सक्यूजेज, और उसको बहाना मिल जाएगा कि मुझसे इसने तो ये कहा था, आपने ये कहा था। ठीक है, ईगो क्लैशेस अमंग डिफरेंट सुपीरियर्स में ईगो क्लैशेस हो जाएंगे। देन डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, काम सही टाइम पे नहीं होगा। तो दैट इज़ व्हाट यूनिटी ऑफ कमांड अगर हम नहीं फॉलो करते तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ठीक है, लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम कि ये डायग्राम से हमको क्या समझाना चाहता है। एक बॉस है, उसके अंदर 5 जो हैं वर्कर्स हैं। ठीक है, वो एक कमांड दे रहा है इन 5 को, तो ये समझ रहे हैं। ठीक है, दूसरे डायग्राम में देखिए, दूसरे डायग्राम में क्या हो रहा है, 3 बॉस हैं और सबको, तीनों बॉस इसको भी दे रहा है, इसको भी दे रहा है, इसको भी दे रहा है। तो यहाँ पे क्या मिसमैच हो जाएगा, सब कुछ डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि हमको किसकी बात माननी है। तो दैट इज़ व्हाट यूनिटी ऑफ कमांड इज़। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड यूनिटी ऑफ कमांड जो है वो क्या होता है। नाउ द यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज़ द 5th प्रिंसिपल आपका, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल 1 यूनिट 1 मीन्स 1 प्लान। ठीक है, एक यूनिट है, एक प्लान के अकॉर्डिंग काम करना है। दैट इज़ द एफर्ट्स ऑफ ऑल द मेंबर्स एंड एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स वन डायरेक्शन, दैट इज़ द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। सबका एक ही डायरेक्शन होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल वो अचीव करना है। इफ़ दिस प्रिंसिपल इज़ अप्लाइड इट लीड्स टू कोऑर्डिनेशन। ईच डिपार्टमेंट एंड ग्रुप हैविंग कॉमन ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान ओनली। ठीक है, एक ही टारगेट होना चाहिए, उसी के अचीव करने के लिए आप सबको चलना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ऑर्गेनाइजेशन इज़ प्रोड्यूसिंग डिफरेंट लाइन्स ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक्स, मेडिसिन, confectionery items, each product has its own market and its own business environment. Now each division must plan its target and every employee of that division must put his effort toward the achievement of plan of the division under direction of one head only. On no account should the working of different department overlap. ठीक है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो डिफरेंट लाइन्स ऑफ प्रोडक्ट्स में काम कर रही है, लाइक कॉस्मेटिक्स भी है, मेडिसिन भी है, कन्फेक्शनरी आइटम्स भी हैं आपके। ठीक है, अब उनका अलग अलग मार्केट है, उनके अलग अलग मार्केट के अकॉर्डिंग जो है आपका टारगेट होना चाहिए, आपका प्लान होना चाहिए और एक यूनिटी होनी चाहिए डायरेक्शन की। अलग अलग जो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं उसका अलग अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए कि हमको इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर काम करना है। ठीक है, एक डायरेक्शन होना चाहिए कि इसी डायरेक्शन में हमको चलना है। ऐसा नहीं कॉस्मेटिक्स वाला जो है मेडिसिन के उसमें इंटरफेयर कर रहा है। ठीक है, नहीं नहीं तू यार ऐसे कर, ऐसे नहीं करना, तेरे इससे ये हो जाएगा, ऐसा नहीं होना है। ठीक है, कैसे करना है, आपको अपनी लाइन में चलना है। ठीक है, देन व्हाट इज़ द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल, दैट इज़ अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल हो जाएगा। एफर्ट्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़ गेट यूनिफाइड टूवर्ड्स वन डायरेक्शन ओनली। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वॉयलेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, अगर वॉयलेट करते हैं तो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा, वो उसमें जाएगा, वो उसमें जाएगा, वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स और रिसोर्सेज होंगे जो अलग हो जाएंगे, डिफ़िकल्टी इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ठीक है, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। दिस प्रिंसिपल इंसिस्ट ऑन वन बॉस ऑन वन सबॉर्डिनेट। यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है कि एक बॉस होना चाहिए ऑन वन सबॉर्डिनेट। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है कि एक डिवीजन, एक वन प्लान होना चाहिए। सेकेंड, द मेन पर्पस ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज टू अवॉइड कन्फ्यूजन एंड फिक्स अप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द एम्प्लॉय। इसका मेन पर्पस क्या होता है, कन्फ्यूजन को अवॉइड करना और फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एम्प्लॉय को देना। इसका क्या है, द मेन पर्पस ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज टू डायरेक्ट द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ वन डिपार्टमेंट इन अचीविंग द मेन ऑब्जेक्टिव। एक डिपार्टमेंट को एक ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव करने का क्या है, दिया जाता है उसको काम। ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट द डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन से आप समझ ही सकते हो कि एक डायरेक्शन में चलना है। ठीक है, एक ही प्लान के डायरेक्शन में चलना है। कमांड से आप समझ सकते हो ऑर्डर, तो एक बॉस जो होना चाहिए वो एक ही बॉस होना चाहिए डिफरेंट सुपीरियर्स के लिए, ताकि वो काम कर सके और ये बता सके कि भाई मुझे इस बॉस के लिए जो हमको ऑर्डर दिया गया है उसके लिए ही काम करना है। तो दैट इज़ व्हाट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज़। नाउ द नेक्स्ट वन इज़, नेक्स्ट आता है आपका सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। नाउ व्हाट डज दिस मीन्स। नाउ सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सुपरसीड द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल और एम्प्लॉयज़।
In the organization, all the employees are working with some objectives and there is always an objective of the organization. सारे इंडिविजुअल जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनका एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होता है, वो क्या होता है? ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सब उसी के डायरेक्शन में काम करते हैं। If the objective of the individual are in same direction of the organization, then there is no problem. But if the objective of both the groups are in different direction, then manager must try to reconcile individual interest with organizational goal. ठीक है, क्या होता है? एक इंडिविजुअल काम कर रहा है, उसके अलग एक गोल होता है कि मेरे को अच्छे से अच्छे काम करना है, ठीक है, अपना प्रमोशन चाहिए, इंक्रीमेंट चाहिए, वॉटेवर जो उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन का होता है, ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है कि मेरे को हर हाल में मेरा टारगेट अचीव करना है। अगर ये दोनों ही जो ऑब्जेक्टिव है, इन दोनों के ऑब्जेक्टिव अगर सेम हो जाए तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो चाहेगा प्रमोशन तो वो अच्छे से काम करेगा, अच्छे से काम करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगा। बट अगर कोई इंडिविजुअल ये चाहता है कि मेरे को काम नहीं करना है, ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हाँ ठीक है, मेरे को क्या कह रहा है मैनेजर, ठीक है, मुझे नहीं पता, ठीक है, मैं जैसे काम करूँगा वैसे ही काम करूँगा, तो इससे क्या होगा? जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंडिविजुअल का इंटरेस्ट जो है वो भारी पड़ रहा है। ठीक है, नाउ क्या कहना चाहता है? बट इफ़ द बोथ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बोथ द ग्रुप्स आर डिफरेंट डायरेक्शन, देन मैनेजर मस्ट ट्राई टू रिकनसाइल। अगर डिफरेंट डायरेक्शन में चल रहे हैं दोनों के ऑब्जेक्टिव, तो मैनेजर जो है क्या करेगा? रिकनसाइल करेगा कि ऐसी दिक्कत क्यों आ रही है। एंड इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल, देन इंडिविजुअल गोल मस्ट बी सेक्रीफाइस्ड फॉर अचीविंग ए ऑर्गेनाइजेशनल गोल। और अगर ऐसे नहीं हो पा रहा है तो इंडिविजुअल गोल को सेक्रीफाइस किया जाएगा, मतलब उसको कहा जाएगा तुम यहाँ से इस नौकरी को छोड़ के चले जाओ। Manager must take all the decision in the organization by giving priority to organizational interest and not his personal interest। हमें जो है हमेशा मैनेजर जो है ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट में ही काम करेगा, पर्सनल इंटरेस्ट में नहीं। द मैनेजर कैन इंश्योर दिस बाय एग्जाम्पलरी बिहेवियर बाय नॉट मिस यूजिंग हिज अथॉरिटी फॉर पर्सनल फेवर्स। फॉर एग्जाम्पल, before buying raw material, manager must compare the prices and qualities of all the supplier and give order to best rather than giving order to his own relative by misusing his power। ठीक है, क्या कहना चाहता है कि ये नहीं है कि रॉ मटेरियल लाना है तो मैनेजर को जो है कई लोगों से मोल भाव करना पड़ेगा, जब उसको सही लगेगा उससे ही उसको ऑर्डर उसको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई ये तो मेरा रिलेटिव है इसको ही दे देता हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल क्या है? अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, ये इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स रहेंगे। देन व्हाट इज़ द इसके वायलेशंस, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल? नो अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अगर कॉन्सिक्वेंस अगर हम वायलेट करते हैं तो कोई अचीवमेंट नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशनल गोल का। इवन एम्प्लॉय विल ऑल्सो सफ़र इन लॉन्ग रन, जो एम्प्लॉय है वो भी सफ़र करेगा। ठीक है, देन सेवेंथ आता है आपका रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन। रेम्यूनरेशन का मतलब सैलरी, ठीक है। रेम्यूनरेशन अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी पेड फेयरली और एडिक्वेटली टू गिव देम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जितना एम्प्लॉय काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको पे मिलना चाहिए। द एम्प्लॉय शुड बी पेड फॉर फेयर वेजेस एंड सैलरी विच वुड गिव एटलीस्ट रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। At the same time, it should be within the paying capacity of the company. The fair wage is determined according to the financial capacity of the concern by keeping in mind the Minimum Wage Act of the government, the wages and salaries paid by the competitors। अब इसमें तीन चीज़ें आती हैं जो पेमेंट कर रहे हो आप, वो पेमेंट में तीन चीज़ें आती है। एक तो कंसर्न की फाइनेंशियल कैपेसिटी कितनी है, दूसरा मिनिमम वेज एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट क्या कहता है कि इससे ज़्यादा उसको पेमेंट नहीं करना है। देन वेजेस एंड सैलरीज पेड बाय द कॉम्पिटिटर, जो कॉम्पिटिटर्स हैं आपके, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के, वो कितने सैलरी पे कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसको सारे टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करके उसको सैलरी देनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ इन पर्टिकुलर ये द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अर्न मोर प्रॉफिट, देन अपार्ट फ्रॉम गिविंग एक्स्ट्रा प्रॉफिट टू शेयर होल्डर्स एंड ओनर्स, सम पार्ट ऑफ प्रॉफिट मस्ट बी गिवन टू द एम्प्लॉयज़। ऐसा बोनस देते हैं ना, अगर किसी भी कंसर्न को, ऑर्गेनाइजेशन को एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिला है, ठीक है, तो वो क्या होगा, कभी कभार उसको एम्प्लॉयज़ को एक्स्ट्रा बोनस भी देना चाहिए ताकि वो खुश होंगे, मोटिवेट होंगे और काम करेंगे। दिस विल एनकरेज एंड मोटिवेट, पुट मोर एफर्ट्स एंड इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होंगे इस प्रिंसिपल के? एम्प्लॉयज़ गेट मोटिवेटेड, डिवोशन एंड कमिटमेंट। आपको अपने अकॉर्डिंग, अपने काम के अकॉर्डिंग पैसा मिलेगा, ठीक है, बोनस मिलेगा, तो आप ऑलरेडी गेट मोटिवेटेड हो जाओगे और अच्छे तरह से काम करोगे। Consequences of violation of these principles:
इंक्रीज इन टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉयज़, अगर आपने सैलरी उनके अकॉर्डिंग नहीं दी तो टर्नओवर मतलब एक एम्प्लॉय आ रहा है एक एम्प्लॉय जा रहा है, जो टर्नओवर होगा वो इंक्रीज होकर चला जाएगा। डिससेटिस्फैक्शन एंड डीमोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ डीमोटिवेट हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे और उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट आपका ये प्रिंसिपल कहता है कि रेम्यूनरेशन जो है ऑफ पर्सन्स क्या होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। देन नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है आपका सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। नाउ व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ये दो टॉपिक्स हैं। सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी और पावर इन फ्यू हैंड्स एट टॉप लेवल। भाई टॉप लेवल जो है, ठीक है, उसमें भी जो पावर है, अथॉरिटी है, वो भी फ्यू हैंड्स में दी जानी चाहिए, सबको नहीं दी जानी चाहिए, नहीं तो सभी अपने अपने डिसीजंस लेंगे। देन डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। डिसेंट्रलाइज देखो, सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज का मतलब होता है एक पर्टिकुलर सेंटर में काम करना, ठीक है, 3-4 बंदों को काम दे दिया। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब फैला हुआ। तो दैट इज़ व्हाट decentralization centralization. According to Fayol, a company must not be completely centralized or completely decentralized. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या कह रहा है कि कोई भी कंपनी, फेयोल क्या कहते हैं कि कोई भी कंपनी या तो परफेक्टली सेंट्रलाइज नहीं होनी चाहिए या डिसेंट्रलाइज नहीं होनी चाहिए। देयर मस्ट बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दोनों का मिक्सचर होना चाहिए, सेंट्रलाइज होनी चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन भी होना चाहिए। अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी वेल ऑर्गेनाइज इन मैनेजमेंट विद सेंट्रलाइज टेक्निक। ठीक है, एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कम बंदे हैं तो सेंट्रलाइज टेक्निक काम में आ सकती है। बट इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन देर इज़ नो नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन, there is a need for decentralization. Secondly, if employees are efficient and competent, then they can be trusted by having decentralization. But if employees are not fully developed, ठीक है, employees fully developed नहीं है and they are less in number, then there must be centralization. So Fayol advised not to have complete centralization, complete decentralization, but a combination of both. For example, panchayat in our country has been given more power to decide and spend funds granted by the government for welfare of villages. This is decentralization at national level. पंचायत जो है हमारे विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पर जो पंचायत होती है उनमें सरपंच होते हैं, उनको पावर दी जाती है ताकि वो डिसाइड कर सके। ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट एग्जाम्पल ऑफ आपका सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। मेन बात यह है कि आपको दो चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है कि सेंट्रलाइज मतलब होता है पर्टिकुलर फ्यू हैंड्स में अथॉरिटी रहना, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है आपका जो एवरी इवनली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए पावर का। दूसरी बात, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन टेक्निक चलेगी और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में आपकी डिसेंट्रलाइजेशन चलेगी। ठीक है, एग्जाम्पल इसका आप पंचायत लिख सकते हैं। देन व्हाट इज़ द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल। पॉजिटिव इफेक्ट क्या है इस प्रिंसिपल का? बेनिफिट्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन एज वेल एज डिसेंट्रलाइजेशन दोनों का मिलेगा। फास्ट डिसीजन और ऑपरेशन लेवल एंड स्ट्रिक्ट कंट्रोल बाय टॉप लेवल। ठीक है, डिसीजन ले लेंगे आप ऑपरेशन लेवल पे अगर आपका सेंट्रलाइज्ड है तो, और स्ट्रिक्ट कंट्रोल रहेगा टॉप लेवल पे। कॉन्सिक्वेंसेस अगर आप ये नहीं फॉलो करते तो कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन will result in delay in decision. Complete decentralization will result in misuse of authority. समझ गए आप कि डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो आप मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी होगी, कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन होगा तो एक डिसीजन की क्या होगी, मिसयूज़ हो जाएगा उसका। तो दैट इज़ व्हाट ऑल अबाउट सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। नाउ दिस इज़ व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ स्केलर चेन। ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। नाउ प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन क्या कहता है? स्केलर चेन मीन्स अ लाइन्स ऑफ अथॉरिटी और चेन ऑफ सुपीरियर फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक। एक पर्टिकुलर चेन है जो टॉप लेवल से लेकर और लोअर लेवल तक जाती है। ठीक है, फेयोल इंसिस्ट दैट दिस चेन मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली इन द ऑर्गेनाइजेशन। फेयोल जो थे वो क्या कहते थे कि ये जो चेन है वो स्ट्रिक्टली फॉलोड होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। एवरी इन्फॉर्मेशन मस्ट पास थ्रू एवरी की ऑफ दिस चेन, नो स्किपिंग ऑफ एनी वन की शुड बी अलाउड। मतलब एक चेन है, ठीक है, ए है, बी है, सी है, डी है, ये चेन को ये फॉलो करते हुए आना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीच में आपने बी को छोड़ दिया सीधा सी के पास पहुंच गया। तो दैट इज़ व्हाट स्केलर चेन है कि एक चेन में पर्टिकुलर आपका ऑर्गेनाइजेशन का काम है वो चलना चाहिए। ठीक है, कैसे?
फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस डायग्राम को देखना एक तो, ठीक है, और इसको एक्सप्लेन देखना, ये एक्सप्लेनेशन जो है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्केलर चेन प्रिंसिपल, इफ़ ई वॉन्ट्स टू कॉन्टैक्ट ओ, अब यहाँ पे ई कहाँ है, ई ये रहा, ठीक है, ये ई है आपका, क्या है, ई आपका ये रहा, ठीक है, ये नहीं रहा, ये है, ठीक है, और ये कांटेक्ट करना चाहता है ओ से, ठीक है। तो क्या होगा, ई डी सी बी ए एल एम एन एंड देन ओ, ई डी सी बी ए एल एम एन ओ, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं डायरेक्ट ए से ओ से सीधा आगे, इन सबको कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है। इफ़ दिस चेन इज़ ब्रोकन देन देर आर चांसेस ऑफ कम्युनिकेशन गैप इन द ऑर्गेनाइजेशन, बट समटाइम्स following scalar chain becomes a long process, and if some important pieces of information have to be passed, it gets delayed. So in case of emergency and urgent information, Fayol permitted a shortcut in the chain which is called gangplank. ये important है, ठीक है। अब मैं आपको समझाती हूँ। देखो, सबसे पहले इन्होंने क्या कहा कि अगर ई को ओ से बात करनी है तो उसको एक प्रॉपर चेन फॉलो करनी पड़ेगी। पहले डी को, फिर बी को, सी को, फिर बी को, फिर ए को, फिर एल को, एम को, एन को, ओ को, उसके बाद एट लास्ट एन पर, ओ पर पहुँच जाएगा काम, जो भी बात उसको पहुँचानी है। बट ये जो स्केलर चेन है, ये कह रहा है कि एक लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, ठीक है, लंबा प्रोसीजर हो जाएगा कि पहले इससे जाओ, फिर उससे जाओ, फिर उसको, और मान लो अगर उसको कोई सम इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देनी है उसको, ठीक है, इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर कुछ हो जाता है तो एक लॉन्ग प्रोसेस बन जाता है, और जब तक उसके पास वो चीज़ पहुंचेगी, वो बात पहुंचेगी, हो सकता है नुकसान हो जाए। तो फ़ियोल ने क्या किया, एक शॉर्टकट अपनाया, उसको क्या कहा गया, गैंग प्लान, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, गैंग प्लान, ठीक है। ये जो है आपका गैंग प्लान परमिट्स डायरेक्शन बिटवीन द एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन डिफरेंट पोजीशंस विदाउट फॉलोइंग द स्केलर चेन। इसमें क्या हुआ गैंग प्लान से, कि अगर आपको कोई इमरजेंसी, कोई क्वेश्चन, कोई भी जवाब, ये कोई भी चीज़ पहुंचानी है, तो गैंग प्लान जो है वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन करवा सकता है, जैसे कि ई से सीधा ओ, दैट इज़ व्हाट गैंग प्लान इज़, ठीक है। तो हमको उसमें स्केलर चेन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। Now, for example, if E wants to pass some urgent piece of information to O, then instead of following the wrong route of scalar chain, he directly communicate with O, ठीक है, वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है O से, किस वजह से, गैंग प्लान की वजह से। और ये क्यों हुआ था, क्योंकि ये एक लंबा प्रोसीजर हो जाएगा कि अगर आपको कोई अर्जेंट जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन देनी है वो नहीं पहुंच पाएगी, तो इस वजह से फेओल ने गैंग प्लान ऑर्गेनाइज या ये डेवलप किया, ठीक है। इधर देखिए नेक्स्ट वाले इसमें, बाय कंस्ट्रक्टिंग अ गैंग प्लान जनरली वर्कर्स कैन नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेट विद सीईओ, बट दो गैंग प्लान इट इज़ पॉसिबल, ठीक है। गैंग प्लान ये देखो यहाँ पे ये आ गया, ये ई जो है डायरेक्ट ओ से कम्युनिकेट कर सकता है। तो दैट इज़ व्हाट स्केलर चेन इज़। स्केलर चेन क्या कहता है, स्केलर चेन कहता है कि अगर आपको किसी से कम्युनिकेट करना है तो आपको एक चेन फॉलो करनी पड़ेगी। बट जब ये स्केलर चेन का प्रिंसिपल फॉलो किया जा रहा था तो कई बार ये प्रिंसिपल्स को क्या मिस्टेक हमको मतलब फाउंड हुआ कि इससे एक लंबा प्रोसीजर हो जाता है, और जो हमको अर्जेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पहुंचानी थी वो नहीं पहुंच रही थी, और जब तक वो पहुंचती तब तक वो काम क्या हो जाता है आपका, मतलब डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। और हो सकता है कम्युनिकेशन गैप भी हो जाए, आपने कुछ कहा, उसने कुछ और मिर्च मसाला लगा के बता दिया, तो आज जो है आगे तक बात जो पहुंची वो दूसरी पहुंची, ठीक है। एक होता है ना, आप गेम खेलते थे पहले, टेलीफोन वाला गेम, एक दूसरे के कान में कुछ कहते रहते थे, तो यही है वो पर्टिकुलर गेम, ठीक है। तो स्केलर चेन जो है उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स थे, उसको सही करने के लिए हेनरी फॉल ने गैंग प्लान ऑर्गेनाइज किया, जिससे कि अर्जेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो सीधा डायरेक्ट उससे पहुँच उसको उस तक पहुँच सकता है जिससे आप बात करना चाहते हो। न पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ दिस प्रिंसिपल, सिस्टमैटिक फ्लो हो जाएगा, नो कम्युनिकेशन गैप। अगर गैंग प्लान होता है तो सिस्टमैटिक फ्लो हो जाएगा, कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं आएगा। देन कॉन्सिक्वेंसेज, अगर इसको नहीं फॉलो करते, देर में बी अ कम्युनिकेशन गैप, नो क्लैरिटी इन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्केलर चेन जो आपका प्रिंसिपल है एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न करना बहुत ज़रूरी है विद डायग्राम। आपको इसमें दोनों ही शो करने पड़ेंगे, ठीक है, एक गैंग प्लान से और एक विदाउट गैंग प्लान वाला, ठीक है।
नाउ व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, दैट दिस इज़ द 10th प्रिंसिपल. हमने कितने पढ़े थे? 14 प्रिंसिपल्स आते हैं. तो 10th प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. ऑर्डर क्या कहता है? इन दिस प्रिंसिपल, order does not mean command, but it refers to orderly arrangement of men and material, that is a fixed place for everything and everyone in the organization. अब order से आप है ना ये confuse मत होना कि वो order है कि order दे रहा है boss, ठीक है? ये वो order नहीं है. order का मतलब होता है according to आपकी चीज़ें जो हैं एक particular order में रखी रहनी चाहिए, ठीक है? Fayol insists that there must be a fixed place to keep every material and thing used in the organization, and fixed place or seat or cabin for every employee of the organization, so that no time and energy is wasted in search of any material or any person. समझ गए कि रॉ मटेरियल कहाँ रखा जाना चाहिए. पर्टिकुलर सारे एम्प्लॉयज़ के लिए अपनी अपनी सीट होनी चाहिए, अपना अपना केबिन होना चाहिए, अपना डिपार्टमेंट होना चाहिए. सारे स्टोर्स में अपनी एक जगह होनी चाहिए कि ये जगह ये चीज़ मिलेगी, ठीक है? प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए. देन फॉर एग्जांपल, इफ़ अ वर्कर इज़ इन नीड ऑफ टूल, ही मस्ट नो इन विच बॉक्स और टूल रूम, ठीक है? जो टूल है आपका मिलेगा, इट विल फाउंड. एंड इफ़ ही नीड्स गाइडेंस फ्रॉम सुपीरियर, ही मस्ट नो द फिक्स केबिन ऑफ द सुपीरियर ऑल्सो. Now, if no fixed place is given, the worker will waste time and energy in search of tools. अगर ऑर्डर में नहीं रखा हुआ तो वो उसको ढूंढता ही रह जाएगा और उसका जो प्रेशियस टाइम है वो चला जाएगा. पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल क्या कहता है? नो वेस्टेज ऑफ टाइम इन सर्च. अगर ऑर्डर में रखी हुई हैं सारी चीज़ें तो कोई भी टाइम जो है वेस्ट नहीं होगा. स्मूथ एंड सिस्टमैटिक वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होगा. देन वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी इन सर्च ऑफ मैन एंड मटीरियल, ठीक है? अगर कॉन्सिक्वेंसेज आपको वॉयलेट करते हो तो इसको ढूंढने में ही आपको टाइम लग जाएगा. नॉट एबल टू कॉन्टैक्ट द पीपल एट राइट टाइम. तो दैट इज़ व्हाट द वॉयलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर कहता है, ठीक है? देन प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी आती है. प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या कह रहा है? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी कहता है इक्विटी रिफर्स टू काइंड फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉयज़. जो एम्प्लॉयज़ वहाँ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको फेयर और जस्ट ट्रीटमेंट देना है. इफ़ मैनेजर इज बायस्ड इन डीलिंग विद एम्प्लॉयज, देन एम्प्लॉयज़ विल गेट डिससेटिस्फाइड एंड विल नॉट कंट्रीब्यूट देयर मैक्सिमम कैपेसिटी. अगर बॉस उनसे गलत तरीके से बोल रहा है या पार्शियल बिहेव कर रहा है कि एक एम्प्लॉय से तो बहुत अच्छे से बिहेव करता है, एक से नहीं करता, ठीक है? तो इससे डिससेटिस्फैक्शन होगा अमंग द एम्प्लॉयज़. इक्विटी डज नॉट मीन इक्वल सैलरी टू पियोन एंड सुपरवाइजर, बट इक्विटी मीन्स एप्लीकेशन ऑफ सेम डिसिप्लिनरी रूल्स, लीव रूल्स इन द सेम वे रिस्पेक्टिव ऑफ द ग्रेड पोजीशन एंड जेंडर. ये नहीं कहता इक्विटी की एक पियोन है और एक सुपीरियर है, सुपरवाइज़र है, उन सब उनका जो सैलरी है वो एक ही होनी चाहिए, ये नहीं है. इसका मतलब है जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सबके लिए एक ही होने चाहिए, ठीक है? इक्विटी मीन्स डोंट डिस्क्रिमिनेशन ऑन अकाउंट ऑफ सेक्स, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, बिलीफ और नेशनैलिटी. ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको लिखनी है इसमें कि पर्टिकुलर कोई कास्ट, कोई लैंग्वेज, कोई बिलीफ, कोई रिलीजन, कोई सेक्स, इसके बिहाफ पर कोई भी जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जांपल, इन मल्टीनेशनल कंपनीज़ में क्या होता है? मल्टीनेशनल कंपनीज़ people of various nationalities work together without any discrimination, as we find a person of Indian origin, Sundar Pichai became CEO of Google, सुनील सूद became the CEO of Vodafone, ठीक है? तो आपको जो रिलीजन, लैंग्वेज है, इनसे आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए. तो दैट इज़ व्हाट द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज सेइंग. देन नेक्स्ट आता है आपका इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हैं? इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं एम्प्लॉय गेट सेटिस्फाइड, ठीक है? एम्प्लॉय जो है सेटिस्फाइड होगा कि हाँ मुझसे भी इस तरीके से बात कर रहे हो, उससे भी इस तरीके से बात करें. मोटिवेट द एम्प्लॉयज़ एंड बूस्ट अप द मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़. अगर इसका कॉन्सिक्वेंसेस आप वॉयलेट करते हो, डिससेटिस्फैक्शन होगा एम्प्लॉयज़ में, टर्नओवर में इंक्रीज़ होगा एंड हेल्दी रिलेशनशिप होंगे, ठीक है? आप आपस में क्या हो जाएगा? मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाएंगी. तो दैट इज़ व्हाट द वॉयलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज सेइंग. देन 12th इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल. ये हमने पहले पढ़ा था, हम पढ़ रहे थे जब फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसमें हमने स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल का एग्जांपल देखा था. अब हम इसके डिटेल में पढ़ते हैं. ये क्या कहना चाहता है कि इट रेफर्स टू नो फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन एंड ट्रांसफ़र. नो फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन ट्रांसफ़र मतलब स्टेबिलिटी होनी चाहिए टेन्योर ऑफ पर्सनल में, कि ऐसा नहीं है फटाफट एक महीने के अंदर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, आप प्रमोशन कर रहे हो, ठीक है, या टर्मिनेट कर रहे हो, उसको नौकरी से निकाल रहे हो. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द मैनेजमेंट मस्ट प्रोवाइड द फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी अमंग द एम्प्लॉय. जॉब सिक्योरिटी अगर फीलिंग आ गई एक बार एम्प्लॉय में तो वो बहुत मन लगाकर मोटिवेट होकर काम करेगा. बिकॉज विद द फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी फॉर द जॉब द एम्प्लॉय कैन नॉट कंट्रीब्यूट द मैक्सिमम. अगर उनको ये लगेगा कि मुझे तो कभी भी निकाल देंगे बाहर, तो वो अपना पूरा कंट्रीब्यूशन जो है ऑर्गेनाइजेशन में नहीं देगा.
Frequent turnover of employees is bad for organization and such decision must be taken when they are almost unavoidable. आपको ये डिसीजन जब लेने हैं टर्मिनेशन के, जब आपको लगता है कि ये जो डिसीजन है या ये जो काम एम्प्लॉय ने किया है वो अवॉइड नहीं कर सकते इसको. नॉट ओनली टर्न ओवर बट फ्रीक्वेंट ट्रांसफर और रोटेशन शुड ऑल्सो बी अवॉइडेड बिकॉज इट टेक्स सम टाइम टू पर्सन टू लर्न एंड गेट सेटल्ड ऑन द जॉब एंड बाय द टाइम ही गेट सेटल्ड ही रिसीव्स ट्रांसफर ऑर्डर. क्या होता है कि फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर्स नहीं करने चाहिए. अगर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में आपने ट्रांसफ़र कर लिया फ्रीक्वेंटली, 1 महीने करा, 2 महीने करा, दूसरे डिपार्टमेंट में जाओगे, ठीक है, जब तक वो काम सीखोगे, आपको सीखना है, आपको आता नहीं है वो काम, आप सीखोगे पहले, जब तक वो सीखोगे इतना उतना टाइम हो जाएगा दूसरे ट्रांसफ़र का. तो ये वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हैं. एम्प्लॉयज़ विल नॉट बी एबल टू कंट्रीब्यूट टू हिज बेस्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशन. नाउ पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल क्या कहता है कि इम्प्रूव्स एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज़, नो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज. इम्प्रूव्स एफिशिएंसी होती है अगर स्टेबिलिटी होती है और नो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज होगा आपका. ठीक है. देन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, वो क्या कहता है कि अगर आपने स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर नहीं किया तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्स इन लर्निंग द न्यू जॉब एंड फ्रस्ट्रेशन डिससेटिस्फैक्शन अमंग एम्प्लॉयज़. वो कोप अप नहीं कर पाएगा, कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगा, फ्रस्ट्रेशन और डिससेटिस्फैक्शन होंगे. ठीक है. तो दैट इज़ व्हाट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ आपका. देन इनिशिएटिव 13 जो आपका प्रिंसिपल है दैट इज़ इनिशिएटिव. इनिशिएटिव रेफर्स टू टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन. Fayol suggested that employees in the organization must be given an opportunity to take some initiative in making and executing the plan. ठीक है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप लेवल जो है वो डिसीजन लेगा. जो पर्टिकुलर कोई भी एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन में उसको भी एक अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए ताकि वो इनिशिएटिव ले मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग अ प्लान. ठीक है. It gives immense satisfaction to employees. So manager must welcome the suggestion and ideas of employees before framing the plan. मतलब आपको एक सजेशंस अगर कोई देना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए कि हाँ हमारा कोई एम्प्लॉय जो हमको सजेशन देना चाहता है. द इनिशिएटिव डज नॉट मीन डिसोबीडियंस, दैट इज वंस डिसीजन आर टेकन बाय द मैनेजमेंट देन एवरी एम्प्लॉय मस्ट फॉलो इट वेदर इट अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉय सजेशन और नॉट. सजेशन देना है, ठीक है, पर एक बार जो टॉप लेवल ने डिसीजंस ले लिए, ठीक है, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे चाहे वो किसी का भी हो. ठीक है. एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम एनकरेज इनिशिएटिव अमंग ट्रेनिंग मैनेजर. अब ये पिक्चर जो आपको डायग्राम है उसमें क्या दिखा रहा है कि एक एम्प्लॉय सजेशन लेके आया है. ठीक है. वो सजेशन दे रहा है कि ये सजेशन हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं. अब वेदर वो उसको ले नहीं ले, पर सजेशन के लिए आप इनिशिएटिव ले सकते हैं. ठीक है. Now, for example, before setting up the plan, the manager must welcome the suggestion and ideas of employees to allow their maximum participation. But once the plan is made, every employee must follow it and implement it. ठीक है. What are the positive effects of this principle? इनिशिएटिव का जो प्रिंसिपल है उसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या, अगर ऐसा हुआ तो डेवलपिंग फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस इन एम्प्लॉयज़. बिलोंगिंगनेस मतलब एक टाइप का वो हो जाएगा, बिलोंगिंगनेस आ जाती है एम्प्लॉयज़ और सुपीरियर के बीच में कि हाँ ये हमसे पूछते हैं. एम्प्लॉयज़ अचीव द टारगेट ऑन टाइम इफ दे आर सेटअप विद देयर कंसल्टेशन. अगर कंसल्ट लेके करते हैं तो उनको भी पता है कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, तो टारगेट जो है वो अचीव हो जाएगा टाइम पे. ठीक है. देन आपका कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल. अगर कॉन्सिक्वेंसेज वायलेट होते हैं तो क्या होगा, एम्प्लॉयज़ विल नॉट वर्क टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी. अगर उनसे प्लानिंग मतलब नहीं लिया, ठीक है, तो एम्प्लॉय जो है वो काम नहीं कर पाएंगे ढंग से. डीमोटिवेशन अमंग द एम्प्लॉयज़ कि हमसे कंसल्ट ही नहीं करते हैं. ठीक है. एंड द लास्ट इज एस्पिरेट डी कॉप्स. नाउ एस्पिरेट डी कॉप्स क्या होता है, ये प्रिंसिपल लास्ट है आपका. 14 प्रिंसिपल्स वर देयर ऑफ हेनरी फेयोल. दिस इज द लास्ट प्रिंसिपल, एस्पिरेट डी कॉप्स. नो मैनेजमेंट मस्ट एनकरेज एंड प्रमोट टीम स्पिरिट, यूनिटी एंड हारमोनी. ठीक है. मैनेजमेंट हम शुरू से कहते आए हैं कि टीम स्पिरिट होना चाहिए, एनकरेजमेंट होना चाहिए. दिस विल ब्रिंग कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन. अ मैनेजर शुड रिप्लेस आई विद वी. ठीक है. आई विद वी. आई की जगह क्या यूज़ करना है, वी. इससे क्या लगेगा, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर काम कर रहे हैं उनको ये लगेगा हम भी एक पार्ट हैं ऑर्गेनाइजेशन के. दिस विल गिव राइज टू म्यूचुअल ट्रस्ट एंड बिलोंगिंगनेस अमंग टीम मेंबर्स. It will minimize the need for using penalties. For example, if
If the production manager assigned a target of manufacturing 100 units to a group of 10 members, workers divided the target among themselves to produce 10 units each. ठीक है, अब क्या हुआ, 10 100 यूनिट्स को डिवाइड कर दिया 10 ग्रुप ऑफ 10 मेंबर्स, 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है. प्रिंसिपल ऑफ टीम स्पिरिट से दैट ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप शुड नॉट कंसंट्रेट ओनली ऑन अचीविंग हिज इंडिविजुअल टारगेट ऑफ 10 यूनिट्स, but they must concentrate on achieving group target, that is 100 units. So if 2 workers of that group fall sick, then other 8 members must divide their individual target among themselves and try to achieve the target of the group. ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि 10 यूनिट सबको दिया इसको अचीव करने के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तो मेरे 10 यूनिट्स ही करूँगा, ठीक है, बस हो गया मेरे 10 यूनिट्स, तो अब मैं नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है. ठीक है, तो ग्रुप का क्या मतलब होता है कि आई विद वी, इसका मतलब ये कि हम सारे ग्रुप में एक साथ ही हैं. ठीक है, हमको हमारा जो टारगेट है वो अचीव करना पड़ेगा. क्या होता है ऐसा कि मान लो 10 यूनिट्स उसने खुद के ही कर लिए, उसने खुद के 2 बीमार पड़ गए, तो आपका टारगेट तो अचीव नहीं हो पाया ना. अगर आप ग्रुप गोल के लिए काम करोगे तो मान लो इसमें ये कहा गया है कि अगर 2 मेंबर बीमार भी हो जाते तो 8 मेंबर्स इतना काम कर देंगे कि आपका जो ग्रुप गोल है वो अचीव हो जाएगा. पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल डेवलप टीम स्पिरिट, अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स. ठीक है, देन वो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल क्या कहता है, टीम गोल मे नॉट बी अचीव्ड. अगर हम ये फॉलो नहीं करते, ग्रुप में काम नहीं करेंगे, अपना इंडिविजुअल देखेंगे, तो आपका टीम गोल अचीव नहीं होगा. नो टीम स्पिरिट एंड मोर स्ट्रेस ऑन इंडिविजुअलिज्म. ठीक है, इंडिविजुअलिज्म पे ज़्यादा फोकस होगा. ठीक है, ये कीवर्ड्स दिए हुए हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो उसमें. ठीक है, एस्पिरेट डी कॉप्स में क्या हो सकता है. तो दीज वर द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हमने अभी तक पढ़े हैं. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय F.W. टेलर. Now, what is the background and history of Frederick Winslow Taylor? F.W. Taylor was born in 1856 in USA. In 1878, he joined Midwell Steel Company as a mechanical engineer. Using his engineering background, Taylor set out scientific studies and techniques. He was primarily concerned about the efficiency of workers and optimum utilization of resources. Taylor's principles and techniques were based on observation he conducted in factories where methods of production lacked planning and working methods were haphazard. मतलब lack of planning was there. Contribution of Taylor क्या कहता है, F.W. Taylor became famous as a father of scientific management. His main contribution, which made so popular, were Taylor published books and research papers explaining his scientific view on industrial organization management. His major contribution was publishing of shop management, piece rate system and principles of scientific management. He emphasized on adoption of scientific principles, methods of the प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजमेंट. ये सब हिस्ट्री है. ठीक है, इससे हमको कोई मतलब ज़्यादा कुछ नहीं लेना है, बस एक हिस्ट्री बताई गई है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो F.W. टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं जो F.W. टेलर ने डेवलप किए थे, और जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स थे वो आपके फ्योन ने किए थे. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है. साइंटिफिक मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट. In general language, it means apply scientific tools, methods and trained personnel in order to increase the output. मतलब हमारे पास जो ट्रेन पर्सनल होने चाहिए ताकि हमारा जो आउटपुट है वो इंक्रीज़ हो पाए. साइंटिफिक मैनेजमेंट इंसिस्ट ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब बाय साइंस. मतलब रूल ऑफ थंब जो हम आगे पढ़ेंगे, दैट मीन्स डिसीजन इन द ऑर्गेनाइजेशन नॉट टेकन ऑन द बेसिस ऑफ विल्स एंड विशेज़ ऑफ द मैनेजर. मतलब जोश में आ गए, हमने ये डिसीजन ले लिया आज तो हम ये करेंगे. विल्स एंड विशेज़ ऑफ मैनेजर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बट डिसीजन मस्ट बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक स्टडीज़ कंडक्टेड बाय यूजिंग साइंटिफिक टूल्स. तो दिस इज़ वॉट द डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. आप इसमें जो साइंटिफिक मैंने F.W. टेलर ने दिया हुआ है ये आप याद कर सकते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स knowing exactly what you want men to do and seeing that they do it in the best and cheapest way. कि आप क्या चाहते हैं क्या काम हो, और ये देखना कि वो काम वो हो रहा है बेस्ट और चीपेस्ट वे में कैसे हो सकता है. ठीक है, देन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. सबसे पहला है टेलर फॉर्मुलेटेड 4 प्रिंसिपल्स, और जो हेनरी फॉल के थे वो 14 प्रिंसिपल्स थे. इन्होंने 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं आपके कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, Taylor said that each job performed in the organization should not be based on scientific inquiry, should be based on scientific inquiry and not rule of
थंब जिसे हम कहते हैं। ऑन इंस्टीट्यूशन इंट्यूशन एक्सपीरियंस एंड हिट एंड मिस मेथड्स, मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। ये नहीं कि हाँ ठीक है हो जाएगा देखते हैं करके दिखते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ही सेज दैट देयर मस्ट बी थिंकिंग बिफोर डूइंग विच इज़ नॉट इन केस ऑफ रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब मीन डिक्टेटरशिप ऑफ मैनेजर्स, जो उसने कह दिया वही करना है। वेयर साइंटिफिक डिसीजंस आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट एंड साइंटिफिक मेजरमेंट ऑफ मेथड्स एंड वेज ऑफ production. Taylor insisted on introduction of scientific inquiry into domain of management practice. Taylor believed that there is only one best method to maximize efficiency. This method can be developed through work, study and analysis. उसको वो लगता था कि जितना आप पढ़ाई करोगे, जितना आप स्टडी करोगे, जितना आप ऑब्जर्वेशन करोगे, उतना ही ज़्यादा आपका ऑर्गेनाइजेशन अचीव करेगा गोल. दिस मेथड डेवलप शुड बी सब्सटीट्यूट ऑफ रूल ऑफ थंब. फॉर एग्जाम्पल, in rule of thumb, the standard time required to do the particular job is decided by the managers on the basis of his past experience. Taylor insists that standard time for job should be set up scientifically by performing time study in the organization, and then the day's target should be fixed. मतलब एक टाइम स्टडी होनी चाहिए कि इस पर्टिकुलर काम को करने के लिए कितना टाइम लगेगा, और उसी के अकॉर्डिंग जो है पर्टिकुलर टाइम डिसाइड होना चाहिए. Now, the second principle, that is scientific management principle of Taylor, is harmony and not discord. Now, according to this principle, those who work together in an organization must work in harmony, that is with mutual give and take and proper understanding. कहने का मतलब ये है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है वो प्रॉपर टुगेदर वर्क करना चाहिए विद हार्मोनी, दैट इज़ विद म्यूचुअल गिव एंड टेक एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग. जनरली इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ पीपल, वर्कर्स ग्रुप एंड मैनेजमेंट ग्रुप, एंड बोथ द ग्रुप्स वर्क एज राइवल्स और ईच अदर्स works as rivals of each other, as workers always feel that they are underpaid and are overburdened with the work, and management always feel that workers are good for nothing. ठीक है, तो दो टाइप्स ऑफ जो ग्रुप्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं. एक आपका वर्कर ग्रुप्स होता है और एक आपका मैनेजमेंट ग्रुप होता है. ठीक है, मैनेजमेंट ग्रुप जो होता है वो ये सोचते हैं कि वर्कर्स जो है वो किसी काम के अच्छे नहीं, किसी काम के लिए नहीं है. ठीक है, देन जो वर्कर्स हैं वो ये सोचते हैं कि हम हमेशा ओवरबर्डन रहते हैं, हमें को काम दिया जाता है, हम अंडर पेड भी, हमको उसके अकॉर्डिंग काम पैसा भी नहीं मिलता. इन दिस प्रिंसिपल टेलर इंसिस्ट दैट देयर इज़ नीड फॉर बोथ द ग्रुप्स टू चेंज देयर एटीट्यूड फॉर ईच अदर. तो हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड में क्या कहा गया है कि दोनों ग्रुप जो हैं अपने जो भी फीलिंग्स हैं, अपने एटीट्यूड्स है वो ईच अदर एक दूसरे के लिए चेंज करनी चाहिए. इंसिस्ट इन मेंटल रेवोल्यूशन, दैट दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और डेफिनेशन वी कैन से term mental revolution. Now, which means complete change of attitude and outlook of each other. तो दोनों जो ग्रुप्स हैं उनके बीच में जो टोटल आउटलुक चेंज है, दैट इज़ नॉट मेंटल रेवोल्यूशन, है कि एक रेवोल्यूशन लाने की ज़रूरत है ताकि जो वर्कर्स और मैनेजर का ग्रुप है वो एक साथ कोऑर्डिनेशन में चले. दे मस्ट डेवलप पॉजिटिव थिंकिंग फॉर ईच अदर एंड विद हार्मोनी एंड अवॉइड डिस्कॉर्ड एज देयर ऑब्जेक्टिव्स आर इन वन डायरेक्शन ओनली. क्यों? क्योंकि जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो एक ही डायरेक्शंस में है. मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन्स ऑफ द कंपनी विद वर्कर्स एट द सेम टाइम. जो मैनेजर्स हैं, मैनेजमेंट है, वो जो भी हो रहा है, ठीक है, वो अपने वर्कर्स के साथ मतलब शेयर करना चाहिए, और वर्कर्स मस्ट कंट्रीब्यूट देयर बेस्ट लेवल. टेलर फील्स दैट द प्रोस्पेरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन प्रोस्पेरिटी ऑफ एम्प्लॉयर एज वेल एज एम्प्लॉय. दोनों अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय साथ मिलकर काम करेंगे तभी एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो अचीव हो पाएगा. Then, for example, the main objective of worker is to earn more, and the objective of management is to maximize production. अब वर्कर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना, और मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैक्सिमाइज प्रोडक्शन करना. इंस्टेड ऑफ डिस्कॉर्ड फॉर ईच अदर्स ऑब्जेक्टिव, वर्कर कैन अर्न मोर बाय प्रोड्यूसिंग मोर विच विल हेल्प इन मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन. अब ये कैसे हो सकता है कि वर्कर जितना ज़्यादा काम करेगा, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, उतना ज़्यादा मैक्सिमाइज प्रॉफिट जो है ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा, और जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उसको इन रिटर्न उसका जो इंक्रीमेंट वगैरह है, जो वो सैलरी वगैरह जो है वो उसको ज़्यादा मिलेगी. ठीक है, तो इस पिक्चर में क्या हो रहा है, शेयरिंग ऑफ गेन्स बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स लीडिंग टू कंप्लीट हार्मोनी. अब यहाँ पे जो बॉस है वो उसको बोनस दे रहा है वर्कर को. ठीक है, तो इससे क्या होगा कि वो सेटिस्फाइड होगा, मोटिवेटेड होगा टुवर्ड्स द वर्क, और वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए और भी अच्छा काम करेगा.
Now, workers can earn more by producing more, which will help in maximizing the production also. There must be a paternalistic style of management, as in the case of Japanese companies. Japanese companies में क्या होता है? In Japanese companies, this principle is practiced as a managers treat workers as a part of their family, and workers also do not show their agitation by going on strike. Rather, they tie a black ribbon to show their dissatisfaction and gain sympathy of managers. Managers must work almost side by side with the workers, helping and encouraging them. इस जापानीज कंपनीज में क्या होता है कि जो मैनेजर्स होते हैं वो वर्कर्स को अपने पार्ट ऑफ फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। वर्कर्स जो हैं वो एजिटेशंस वगैरह नहीं दिखाते कि हम हड़ताल पे जा रहे हैं, हम काम नहीं करेंगे। रैदर वो क्या करते हैं, अपने हाथ पर एक ब्लैक रिबन टाई कर लेते हैं, जिससे कि उनको डिससेटिस्फैक्शन और जो कि हम इस बात से नाराज़ है और हमें डिससेटिस्फैक्शन हुआ है, ठीक है। तो दैट इज़ वॉट ऑल अबाउट हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड, ठीक है। उसके बाद आता है आपका थर्ड, दैट इज़ कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अब ये नेम से ही पता चल रहा है कि कोऑपरेशन चाहिए हमको, इंडिविजुअलिज्म नहीं चाहिए। दिस प्रिंसिपल इज द एक्सटेंशन ऑफ द हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वर्कर्स मस्ट कैरिड ऑन इन कोऑपरेशन विद ईच अदर विच म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर ईच अदर, ठीक है। वर्कर्स एंड मैनेजर्स मस्ट वर्क इन कोऑपरेशन, सबको अपने कोऑपरेशन से काम करना है। द मैनेजमेंट मस्ट टेक वर्कर्स इन कॉन्फिडेंस बिफोर सेटिंग द स्टैंडर्ड टास्क फॉर देम। मैनेजमेंट को जो है अपने वर्कर्स को अपने कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, जो भी वो टारगेट स्टैंडर्ड जो रख रहे हैं अचीव करने के लिए। व्हेन टारगेट्स आर सेटअप इन कंसल्टेशन ऑफ वर्कर्स देन दे आर विल ट्राई देयर बेस्ट टू अचीव इट। अगर उनके कंसल्टेशन से ये काम हो रहा है तो वो अपना जो है काम और भी अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है। टू हैव कोऑपरेशन मैनेजमेंट शुड वेलकम गुड सजेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड दे शुड बी रिवॉर्डेड फॉर देयर सजेशंस। मतलब यही है कि आपके वर्कर्स को आपको साथ लेके चलना पड़ेगा। एट द सेम टाइम्स वर्कर्स शुड नॉट गो ऑन स्ट्राइक एंड मेक अनरीजनेबल डिमांड्स। ऐसे ही वर्कर्स के लिए भी कि उनको ये नहीं कि कभी भी वो स्ट्राइक पे चलेगा या अनरीजनेबल डिमांड्स है उनकी। देयर मस्ट बी ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम। According to Taylor, there should be an almost equal division of work and responsibility between workers and management. All the day long, the management should work almost side by side with the workers, helping, encouraging, and smoothing the way for them. तो कहने का मतलब ये है कि सबको मिलजुल के एक यूनिटी में, कोऑपरेशन के साथ, एक दूसरे के साथ में एक दूसरे की प्रॉब्लम्स बताकर काम करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वाइल असाइनिंग जॉब टू वर्कर्स, इफ मैनेजमेंट आस्क देम अबाउट देयर इंटरेस्ट and the work is assigned according to their interest, definitely the worker will perform more efficiently, ठीक है। अगर आपसे कोई काम पूछ के किया गया है, ठीक है, और वही काम हो रहा है तो आप उसको और भी ज़्यादा इफेक्टिवली एफिशिएंटली करेंगे। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट जो आपका है दैट इज़ development of workers to the greatest efficiency and prosperity. Industrial efficiency depends upon the efficiency of workers. जो इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी होती है वो पूरी तरह वर्कर्स पर डिपेंड करती है। वर्कर्स एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन प्रॉपर ट्रेनिंग एंड सिलेक्शन। और वर्कर्स की एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करती है? ट्रेनिंग पे और उनके जो काम करने का तरीका होता है उनके सिलेक्शंस पे। टेलर इंसिस्टेड ड्यू केयर शुड बी टेकन बाय सेलेक्टिंग द एम्प्लॉयज़। टेलर ने हमेशा ये इंसिस्ट किया कि जब भी आप कोई वर्कर या एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेलेक्ट कर रहे हो तो उसमें आपको प्रॉपर केयर देखनी है। मतलब पूरा अकॉर्डिंग टू जो भी आपका वर्क है उसके अकॉर्डिंग जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं एम्प्लॉय को, उसके अकॉर्डिंग ही वो आदमी होना चाहिए। एम्प्लॉय मस्ट बी सेंट फॉर ट्रेनिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, अपडेटिंग देयर नॉलेज। दिस विल एंश्योर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी फॉर बोथ द कंपनीज एंड वर्कर्स। नाउ व्हाट इज साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर। अब साइंटिफिक टेक्निक्स हैं टेलर की, अलॉन्ग विद साइंटिफिक प्रिंसिपल्स उसकी टेक्निक्स भी हैं। नाउ टेलर डेवलप सम साइंटिफिक टेक्निक्स बाय कंडक्टिंग वेरियस एक्सपेरिमेंट्स एट हिज वर्क प्लेस। द कॉमन टेक्निक्स इज फंक्शनल फोमेनशिप। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। फंक्शनल फोमेनशिप क्या होता है? Now, in this technique, Taylor suggested the division of factory into two departments, planning department and production department. उसने क्या किया? फैक्ट्री का डिवाइडेशन कर दिया इन टू डिपार्टमेंट, दैट इज प्लानिंग एंड प्रोडक्शन। एज टेलर फेल्ट द वर्कर मस्ट बी फ्री फ्रॉम बर्डन ऑफ प्लानिंग एंड दे मस्ट कंसंट्रेट ऑन
they must concentrate on work and production. ठीक है. To develop specialization in the productivity, Taylor suggested under each department there must be some functional expert to supervise, guide and instruct. अब उसने क्या किया, दो डिपार्टमेंट तो बना दिया, उस डिपार्टमेंट में फर्दर स्पेशलिस्ट होने चाहिए. As one foreman cannot be expert in every aspect of work, so Taylor stressed on minimum 8 specialist or functional experts to supervise and give orders to workers. उसने क्या किया, 8 स्पेशलिस्ट जो हैं वो रखे. Each boss will be specialized in one aspect of work, and while observing and instructing the worker, there will be definitely स्पेशलाइजेशन. एक बॉस होना चाहिए था कि एट एट जो है फोरमैन होंगे, उनके अंडर लोग काम करेंगे. So this technique is the extension of principle of division of labor. Taylor said foreman must be intelligent, educated, energetic, honest, specialized, professional expert. अब ये सबसे पहले एक तो बात ये कि डिवीजन ऑफ लेबर की एक्सटेंशन है, मतलब डिवीजन ऑफ लेबर में ये था कि यूनिट्स में डिवाइड होनी चाहिए चीज़ें, अलग अलग डिपार्टमेंट होने चाहिए. इसमें उस डिपार्टमेंट को भी उन्होंने फर्दर डिवाइड कर दिया. अब हम डायग्राम देखेंगे जब हम इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे. टेलर सेड फोरमैन मस्ट बी इंटेलिजेंट, और ये होना चाहिए. टेलर स्ट्रेस्ड ऑन हैविंग मिनिमम 8 एक्सपर्ट्स, 4 अंडर ईच डिपार्टमेंट. 8 एक्सपर्ट्स होने चाहिए, ठीक है, 4 अंडर ईच डिपार्टमेंट. अब फिगर अभी आपको बताएंगे. सबसे पहले फिगर पर ही चलते हैं, ठीक है. फैक्ट्री मैनेजर है, इसमें देखिए आप, सबसे पहला एक तो प्लानिंग इंचार्ज, देन प्रोडक्शन इंचार्ज. अब प्लानिंग इंचार्ज में इसने क्या किया है, 2 डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें इन्होंने 1 2 3 4 4 तो ग्रुप सी ए और 4 ग्रुप सी ए, ठीक है, और ये वर्कर्स इनके नीचे. इस तरीके से इसने क्या किया, फैक्ट्री मैनेजर को बांट दिया. प्लानिंग इंचार्ज में देखो रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनरियन, ये इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे. देन प्रोडक्शन इंचार्ज में गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर, ये सब जो हैं और इनके अंडर जो है वर्कर काम कर रहा है. ये डायग्राम आप याद कर लेना, ठीक है. देन फैक्ट्री मैनेजर, अब इनको एक एक टर्म्स जो है वो पढ़नी है, ठीक है. कैसे उसको पढ़ेंगे अपन, देखिए. इसमें आई अंडर प्लानिंग डिपार्टमेंट, अभी आपने डायग्राम जो देखा था उसमें सबसे पहला है रूट क्लर्क. द रूट क्लर्क क्या होता है, दिस फोरमैन इज रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स अप द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉर परफॉर्मिंग मैकेनिकल और मैनुअल जॉब. सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स मतलब स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट स्टेप कौन सा होगा, सेकंड कौन सा होगा, थर्ड कौन सा होगा. इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, दिस फोरमैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग जनरल इंस्ट्रक्शन नेसेसरी टू कैरी ऑन द जॉब इन स्पेसिफाइड मैनर. ये आपको इंस्ट्रक्शन देगा कि कैसे आपको काम करना है. Then time and cost clerk. This foreman is responsible to fix up the time for starting and completion of job. He also prepares the cost sheet for every job. कितना टाइम लगेगा, कितना कॉस्ट लगेगी उस काम को करने में, दैट इज़ वो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क. देन डिसिप्लिनरियन, द फोरमैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मेंस ऑफ जॉब इन ऑर्डरली एंड सिस्टमैटिक वे, कि काम जो है वो सिस्टमैटिक वे में और सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा. Then 4 foremen under operational department, that is production department में gang boss. He arranges all the machine tools and other resources required for performance of the job so that there is no delay. वो सारी tools वगैरह raw materials जो चाहिए काम करने के लिए वो arrange करेगा. Speed boss, this foreman ensure timely completion of job, कि काम जो है timely complete हो जाए. Repair boss, this boss ensure the machines and tools are kept in working conditions, मतलब कोई ख़राब नहीं होनी चाहिए. Inspector, this boss keeps a check on quality of control of the output. Taylor emphasized that when every foreman instructs and orders, the workers' efficiency will improve. Obviously, अगर आप डिपार्टमेंट में इतने सारे लोग रखोगे और एक्सपर्ट्स रखोगे जो हर एक चीज़ को देख रहे, तो ऑटोमेटिकली आपका काम जो है वो सही से होगा. तो दैट इज़ व्हाट द डायग्राम ऑफ फैक्ट्री मैनेजर, प्रोडक्शन एंड प्लानिंग इंचार्ज में रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन, टाइम, डिसिप्लिन, गैंग बॉस, स्पीड बॉक्स, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर इज देयर, ठीक है. अब आता है आपका स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, ठीक है. सबसे पहले तो फंक्शनल फोरमैनशिप था साइंटिफिक टेक्निक्स में. सेकंड आता है आपका स्टैंडर्डाइजेशन सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क. जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है कि स्टैंडर्डाइजेशन और जो सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क शुड बी देयर. साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑलवेज एम्फसाइज ऑन मेंटेनिंग स्टैंडर्ड रिलेटिंग टू एवरी स्टेप ऑफ बिजनेस ऑपरेशन. Standardization of output is possible if standard is maintained right from selection of tools, equipments and machine to use maximize द आउटपुट बाय कीपिंग इन माइंड क्वालिटी स्टैंडर्ड. मतलब कि स्टैंडर्ड मेंटेन करना,
एक सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क होना चाहिए कि हमारा जो पर्टिकुलर क्वालिटी स्टैंडर्ड है वो रह जाए. देन स्टैंडर्ड्स फॉर साइज, टाइप, वेट्स, मेजर्स एंड क्वालिटी ऑफ आउटपुट. अकॉर्डिंग टू टेलर, scientific management production must be selected to develop standard. To set up the standard, managers must make use of work study technique which include the time study, motion study, fatigue study. अब ये तीनों स्टडीज़ भी हम आगे पढ़ेंगे इसमें, ठीक है. कि even modern techniques such as Kaizen, Six Sigma, etc. can be used to set up standards. Companies like Nokia, Apple, Nike, Videocon, etc. using techniques of standardization. कि हम ब्रांडेड्स क्यों चलते हैं कि भाई ब्रांड का ही चीज़ चाहिए हमको. ब्रांडेड्स क्यों चलते हैं? ब्रांडेड इसलिए चलते हैं कि उनमें एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड होता है, ठीक है. वो हमारे जो भी हमारी जो नीड्स होती हैं उनको फुलफिल कर सकता है ना. व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन? ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू रिड्यूस अ गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फिक्स टाइप, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, to allow interchangeability of manufacture parts and output among different departments and branches, to maintain quality standards, to set up performance standards of मेन्स and machines. तो पर्टिकुलर हमारा मेन एम क्या होता है? स्टैंडर्डाइजेशन मतलब स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना. सिंप्लीफिकेशन एम्फोसाइजेज ऑन एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट साइज एंड टाइप्स. मतलब जितना ज़्यादा हमारा काम फैलेगा उतना ही ज़्यादा हमारी एफिशिएंसी ख़राब होगी, ठीक है. तो हमारा जितना कम काम रहेगा उतना ही ज़्यादा हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी. फॉर एग्जाम्पल, अ पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूएसए रिड्यूस्ड इट्स वेराइटीज़ फ्रॉम 2000 to 200 विच बॉट पॉजिटिव रिजल्ट्स फॉर द कंपनी. मतलब आपको लार्ज क्वांटिटी में काम नहीं करना है, आपको क्वालिटी मेंटेन रखनी पड़ेगी. दैट इज़ व्हाट स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क इज. नाउ द थर्ड वन इज़ वर्क स्टडी. अब वर्क स्टडी में हमको 3 तरह की स्टडी पढ़नी है: फैटिग, मोशन एंड टाइम स्टडी. कि हमको वर्क कैसे करना है, समझ रहे हैं आप. वर्क स्टडी मैक्सिमम प्रोडक्शन एंड मिनिमम कॉस्ट एंड गेटिंग बेस्ट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एवरी फैक्टर. दैट इज़ व्हाट वर्क स्टडी. सबसे पहला फैटिग स्टडी. ना फैटिग स्टडी क्या होता है? दिस टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल्स, नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल्स. मतलब जो रेस्ट लेते हैं वर्कर्स काम करने के बीच में, ठीक है, वो कितना है और वो किस तरीके से लेना चाहिए और कितने नंबर पे हमको चाहिए. A person is bound to get tired when he is performing a job for long period of time. अगर कोई एक बंदा लंबे समय से काम कर रहा है, उसने 5-6 घंटे लगातार काम कर लिया, तो वो थक जाएगा, उसको रेस्ट की ज़रूरत होती है. There is always need for rest. Taylor suggested that the time period and frequency of rest interval should not be decided by the wish and experience of the manager, but to give a scientific approach, fatigue study must be conducted. ठीक है. मैं ऐसा नहीं कि मैनेजर ने कहा कि आप रुक जाओ, मैनेजर के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, ठीक है. इसके ऊपर एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन होना चाहिए. टेलर सजेस्टेड टू ऑब्जर्व एन एवरेज वर्कर होना चाहिए व्हेन ही इज़ परफॉर्मिंग अ जॉब एंड नोट डाउन द टाइम व्हेन द वर्कर स्टार्ट्स गेटिंग टायर्ड. मतलब उसको क्या करना है कि स्टडी करनी है कि वर्कर काम कर रहा है और हमको ये ऑब्जर्व करना है कि वो कब टायर्ड होने लग जाता है, ठीक है. Then this time can be noted to decide frequency of rest interval and during break after how much time the worker becomes fresh to rejoin the work. उसके बाद जब वो टायर्ड हो जाता है तो उसको कितना रेस्ट चाहिए ताकि वो दोबारा से रिफ्रेश होकर ज्वाइन कर सके, ठीक है. सो इट फ्रीक्वेंसी एंड टाइम फॉर रेस्ट इंटरवल इज फिक्स्ड बाय ऑब्जर्विंग वर्कर्स. डेफिनेटली इट विल बी मोर साइंटिफिक, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इफ देर आर 3 शिफ्ट्स ऑफ वर्कर्स, वर्क की 3 शिफ्ट है. इफ आफ्टर 1 शिफ्ट वर्कर गेट टायर्ड, he can be assigned first and third shift and get rest interval in second shift. ऐसे कर सकते हैं. During one shift also small pauses of rest interval can be given if it is observed that within the shift worker become more fresh with small breaks. ठीक है, छोटे छोटे ब्रेक्स जो हैं आपको देने चाहिए ताकि वो जो है फ्रेश फील करें और दोबारा से वो काम पे फ्रेश रिफ्रेश होके लगे, ठीक है. तो दैट इज़ व्हाट फैटिग स्टडी इज़. फैटिग स्टडी का मतलब होता है कि एक वर्कर को पर्टिकुलर काम करने के लिए कितना ड्यूरिंग द टाइम पीरियड जो काम कर रहा है उसको रेस्ट कितना चाहिए. देन सेकेंड इज़ मेथड स्टडी. अब मेथड मतलब कौन सा मेथड वो अपना रहा है काम करने के लिए. द मेथड स्टडी टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज़ कंडक्टेड to find out the one best way of performing the job which keep production minimum and make a maximum use of resources of the organization. Taylor suggested that method of production should not be decided by the rule of thumb method, but the all method must be tried in the organization. उसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी आया थोप दिया. उसका मतलब ये है कि ऑब्जर्व करना है और उसके बाद वो टेक्निक जो है अपनानी है. To determine the best way, there are certain parameters right from procurement of raw material till the final product is delivered. Taylor developed the concept of
concept of by using method study. The objective of method study is to minimize the cost of production and maximize the quality and customer satisfaction. मतलब ये है कि कौन सा मेथड हम अपनाएं जिससे कि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमाइज हो सके और मैक्सिमम क्वालिटी हमारे पास आ जाए, कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमको मिल जाए. ठीक है. द फोर्ड मोटर यूज दिस कॉन्सेप्ट वेरी सक्सेसफुली. फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ शूज़ देयर कैन बी लेबर इंटेंसिव टेक्निक मेथड एंड मशीन इंटेंसिव टेक्निक. अब दो टेक्निक्स हमने पढ़े थे, कैपिटल और लेबर इंटेंसिव. कैपिटल में मोर ऑफ कैपिटल एंड लेबर में मोर ऑफ लेबर. Now to find out which is the best, management must evaluate the cost of production with both the methods and compare both the methods with the available resources of the company. अब वो क्या कहना चाहता है कि लेबर और कैपिटल दोनों ही मेथड अप्लाई करो और उसके बाद उसको फाइंड आउट करो कि आपको जो कंपेयर करने के बाद कौन सा मेथड आपको ज़्यादा फ्रूटफुल है. द मेथड विच इन्वॉल्व मिनिमम कॉस्ट एंड एक्सप्लॉइट मैक्सिमम रिसोर्सेज मस्ट बी सेलेक्टेड. तो इस तरीके से कि वो आपको प्रैक्टिकली करवा के और फिर वो डिसाइड करवाना चाहता है कि कौन सा मेथड हमको अपनाना है. Now the time study. Third study is time study. The technique of time study is conducted to determine, or the objective of time study are standard time required to perform a job, setting up the standard target for workers, determining the number of workers required to perform a job. कितना टाइम लगेगा, कितने वर्कर्स चाहिए, कितना स्टैंडर्ड टारगेट आप सेट कर रहे हो. टेलर सजेस्टेड that the time required to perform the job should not be decided by intuition, will and wish of manager, but time study must be conducted to determine the standard time scientifically. वही है वो कि रूल ऑफ थंब नहीं अपनाना है, जो मैनेजर ने कह दिया वो करना है. आपको ऑब्जर्व करना है, स्टडी करनी है, उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि मुझे कौन सा मेथड अपनाना है. टू कंडक्ट टाइम स्टडी टेलर सजेस्टेड टू ऑब्जर्व एन एवरेज वर्कर व्हेन ही इज परफॉर्मिंग द जॉब विद द स्टॉप वॉच in hand and note down the average time taken by the worker in completion of job. टेलर सजेस्टेड टू रिपीट द सेम ऑब्जर्वेशन फॉर 100 टाइम्स. उसने क्या किया, जो भी वर्कर काम कर रहा है स्टॉप वॉच जो है वो ली और उससे एवरेज टाइम निकाला कि एक वर्कर को कितना टाइम लग रहा है काम करने के लिए. नाउ दिस टाइम शुड बी कंसिडर द एवरेज टाइम फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ जॉब. कीपिंग दिस इन माइंड द टारगेट फॉर वर्कर शुड बी फिक्स्ड. उसी के अकॉर्डिंग आपको टारगेट फिक्स करना है कि वो किस तरीके से ये काम कितने टाइम में कर लेगा. ठीक है. देन आता है आपका मोशन स्टडी. अब मोशन स्टडी क्या होता है, मोशन स्टडी में मूवमेंट्स का काम होता है. द साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ मोशन स्टडी इज कंडक्टेड और द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मोशन स्टडी टू डिटरमाइन द मूवमेंट्स ऑफ वर्कर्स व्हेन दे आर परफॉर्मिंग. कितना मूवमेंट वो कर रहा है वर्कर, ठीक है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कितनी बार पराती उठा रहा है, क्या हो रहा है, जो भी वर्कर है वो टूल्स उठा रहा है, उसको कितनी बार मुड़ना पड़ रहा है. टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स फॉर कटिंग डाउन अनप्रोडक्टिव एंड वेस्टफुल मूवमेंट्स टू डिज़ाइन सूटेबल इक्विपमेंट्स. मतलब ये जो वेस्टफुल मूवमेंट्स हो रहे हैं इनको आप कितना मिनिमाइज कर सकते हैं, दैट इज़ व्हाट द स्टडी ऑफ मोशन. टू कंडक्ट मोशन स्टडी टेलर सजेस्टेड एंड टू ऑब्जर्व एन एवरेज वर्कर व्हेन ही इज परफॉर्मिंग द जॉब एंड नोट डाउन ऑल द मूवमेंट्स ही इज डूइंग. How many times he is getting up from his place, how many times he is bending down, repeat it for 100 times with different workers. After writing all the movements, classify them productive and unproductive movements and make the strategy to cut down the minimize the unproductive movements. ठीक है. तो जो भी मूवमेंट वो कितनी बार झुक रहा है, कितनी बार उठ रहा है अपनी प्लेस से, वो सारा जो है उसको काउंट करना और जो भी अननेसेसरी जो भी मूवमेंट्स है उनको कट कर देना. टेलर एंड हिज एसोसिएट फ्रैंक डेलिब्रेट वर एबल टू रिड्यूस मोशन इन ब्रिक लेयरिंग फ्रॉम 18 to just 5. टेलर डेमोन्स्ट्रेटेड इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी बाय 4 times बाय दिस प्रोसेस. और उनसे इसका फ़ायदा भी हुआ कि इन्होंने अननेसेसरी जो वेस्टेज हो रही थी टाइम की भी और मूवमेंट्स की भी और एनर्जी की भी, वो सब उन्होंने सही किया. फॉर एग्जाम्पल, वाइल ऑब्जर्विंग एन एवरेज वर्कर, इफ़ इट इज़ ऑब्जर्व दैट वर्कर हैज़ टू बेंड फ्रीक्वेंटली टू पिक अप द टूल फ्रॉम टूल बॉक्स प्लेसेस अंडर हिज टेबल, दिस टूल कैन बी प्लेस नियर हिज सीट टू कीप द टूल बॉक्स. मतलब वो बार बार उठ के अपनी जगह से टूल बॉक्स में से टूल लेने आ रहा है, ठीक है, लेके आ रहा है, तो उस टूल बॉक्स को इसके पास रख दो ताकि जो उसका ओवरऑल टाइम भी बचेगा, ठीक है, और उसके जो मूवमेंट्स है वो भी कम होंगे. तो टाइम स्टडी प्लस मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, फटीग स्टडी, ये 4 स्टडी हैं जिनको आपने टेलर ने समझाया, ऑब्जर्व किया और फिर उसको फ्रूटफुल रिजल्ट में बदला. ठीक है. नाउ व्हाट इज़ डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम. अब डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम क्या होता है,
ये आता है आपका वेज सिस्टम जो अलग अलग आप करते हैं, ठीक है। द साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम एम्फोसाइजेज ऑन पेइंग डिफरेंट रेट ऑफ वेज फॉर एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज। द टेक्निक ऑफ डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम इंसिस्ट ऑन पेइंग डिफरेंट रेट ऑफ वेज टू एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज। Extra wages paid to efficient employees will motivate them to remain efficient. एक्स्ट्रा वेज अगर आपने एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ को दिया तो वो मोटिवेट होंगे. एक्स्ट्रा वेजेस पेड टू एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ विल मोटिवेट इन एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ टू कम इन कैटेगरी ऑफ एफिशिएंट एम्प्लॉयज़, ठीक है. व्हेन पेमेंट इज गिवन अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस ऑटोमेटिकली द प्रोडक्शन विल बी मैक्सिमाइज. मतलब जिस तरीके से आप पेमेंट करोगे वर्कर को अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, वो वर्कर उतने ही ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे. दिस टेक्निक इज स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर फॉर एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म इफेक्टिवली. वो तो है ही सभी के लिए कि जितना ज़्यादा आपको पेमेंट मिलेगा अकॉर्डिंग टू योर काम वर्क आप उतना ही ज़्यादा काम करोगे, ठीक है. देन व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. एडवांटेजेस क्या है इसके साइंटिफिक मैनेजमेंट के. साइंटिफिक मैनेजमेंट ब्रिंग्स फॉलोइंग बेनिफिट्स. इम्प्रूव्स एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस थ्रू सिंप्लीफिकेशन एंड स्पेशलाइजेशन. हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय एलिमिनेटिंग ऑल टाइप्स ऑफ वेस्टेजेस. कोई भी वेस्टेजेस जो हो रहे हैं उसको एलिमिनेट कर दिया. ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस फर्म इज अनेबल टू कैप्चर अ बिग शेयर इन द मार्केट. म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट. मोर ट्रेनिंग्स टू इम्प्रूव द स्किल्स ऑफ वर्कर्स. ट्रेनिंग देना, अंडरस्टैंडिंग करना, अनेबल द वर्कर टू अर्न मोर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम. जितना काम करोगे उतना आपको पेमेंट मिलेगा. देन व्हाट इज़ द मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स. क्या कह रहे हैं आपको. इन प्रेजेंट एरा मैनी न्यू साइंटिफिक टेक्निक्स आर डेवलप्ड. द न्यू टेक्निक्स आर ऑपरेशन रिसर्च, लीन मैन्युफैक्चरिंग, हेजन सिक्स सिग्मा, जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग. क्या ऑपरेशन रिसर्च इट वॉज डेवलप्ड ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर टू ऑप्टिमाइज द डिप्लॉयमेंट ऑफ वॉर. कि किस तरीके से हम अपने कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं. देन दैट इज लीन मैन्युफैक्चरिंग. दिस टेक्निक फोकस ऑन रिड्यूसिंग 7 वेस्ट ऑफ ओवर प्रोडक्शन, वेटिंग टाइम, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग, मोशन, इन्वेंट्री. मतलब जो भी चीज़ें आपकी हो रही हैं प्रोडक्शन से लेके और उसको सेल करने तक की जो भी अननेसेसरी चीज़ें उनको कट करना. दैट इज़ व्हाट लीन मैन्युफैक्चरिंग. इट इज़ अ जापानीज वर्ड विच means change for better. It is daily activity which eliminates hard and difficult tasks by experimenting scientific methods. Six Sigma, it refers to improving efficiency by reducing quality variations. मतलब क्वालिटीज़ को आपको चेंज करते रहना चाहिए. जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग इज एन इन्वेंट्री मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी टू इम्प्रूव रिड्यूस कॉस्ट. नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी. दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है भाई. मीनिंग है टाइम स्टडी जो है स्टैंडर्ड टाइम, कितना टाइम लग रहा है आपको टास्क कंप्लीट करने में. मोशन स्टडी जो है कितना मूवमेंट जो है वर्कर कर रहा है वाइल परफॉर्मिंग द टास्क. पर्पस क्या है. द पर्पस ऑफ टाइम स्टडी इज टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड टाइम टू फिक्स अ फेयर डे वर्क. देन मोशन स्टडी में वेस्टफुल और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को हटाना. मेथड ऑफ इट इज़ कंडक्टेड विद द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच. एंड मोशन स्टडी जो है कीप एन आई ऑन द वर्कर्स मूवमेंट. ये 3 आपके डिफरेंसेस हैं. नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट आता है कंपैरिजन बिटवीन टेलर एंड फेयोल के प्रिंसिपल्स जो है उनके बीच में कंपैरिजन क्या है. सबसे पहला है आपका कंसर्न. टेलर टेक्निक जो है प्रिंसिपल्स जो है वो वर्कर्स एफिशिएंसी के लिए होते हैं कि वर्कर्स को किस तरीके से एफिशिएंट बनाना है. जबकि फेयोल जो है वो मैनेजमेंट एफिशिएंसी के लिए काम करता है. किसके लिए करता है. मैनेजमेंट के. बस ये ध्यान रखना है टेलर वर्कर के लिए और फेयोल जो मैनेजमेंट के लिए. देन लेवल पर्सपेक्टिव. टेलर स्टार्टेड स्टडीज़ एंड अप्रोच फॉर लोएस्ट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन. टेलर ने जो वर्कर्स हैं वर्कर्स के लिए तो लोअर लेवल से स्टार्ट करी बट फेयोल ने जो है हाईएस्ट लेवल से स्टार्ट करी. एम्फोसाइजेस. टेलर लेड ग्रेट एम्फोसाइज ऑन स्टैंडर्डाइजेशन. उनको लगा कि हमारा जो वर्क है वो स्टैंडर्डाइज होना चाहिए. जबकि फेयोल को लगा कि हमारे जो फंक्शंस ऑफ मैनेजर दैट इज़ प्लानिंग और स्टाफिंग ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से होना चाहिए. देन फोकस में आता है आपका टेलर लेड फोकस ऑन एलिमिनेटिंग वेस्टफुल मूवमेंट्स एंड सेविंग एनर्जी ऑफ वर्कर्स. फिर फेयोल ने क्या कहा कि प्रिंसिपल्स होने चाहिए फॉर बेटरमेंट ऑफ मैनेजमेंट. उसके बाद आता है मेजर कंट्रीब्यूशन. टेलर ने कंट्रीब्यूशन किया था साइंटिफिक टेक्निक्स और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, वेयर एज फेयोल ने कंट्रीब्यूट किया था 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है. देन पर्सनालिटी आती है आपकी. पर्सनालिटी में टेलर्स डेवलप्ड पर्सनालिटी ऑफ साइंटिस्ट एंड बिकेम अ फेमस फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. जबकि फेयोल जो है फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट बना. ये साइंटिफिक मैनेजमेंट जनरल मैनेजमेंट. यूनिटी ऑफ कमांड डिड नॉट फॉलो दिस प्रिंसिपल एज टेलर इंसिस्टेड ऑन मिनिमम 8 बॉस. यूनिटी ऑफ कमांड को अगर लेकर चले तो टेलर ने
इस प्रिंसिपल को नहीं अपनाया क्योंकि उसने फंक्शनल फोमैनशिप अपनाया था, जिसमें आपको याद हो तो हमने प्लानिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पढ़ा था, जिसमें डिफरेंट फोर ग्रुप्स ऑफ पीपल्स वर डिवाइडेड. स्ट्रिक्टली फॉलोड दिस प्रिंसिपल, दैट इज ओनली वन बॉस फॉर. और फियोल ने जो है स्ट्रिक्टली ये फॉलो किया था. देन एक्सप्रेशन टेलर टेक्निक से एक्सप्रेस साइंटिफिक मैनेजमेंट और इसमें जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. एप्लीकेबिलिटी स्पेशलाइज सिचुएशंस में एप्लीकेबल यूनिवर्सली, ये कहीं पर भी यूनिवर्सली आप इसको एप्लीकेबल कर सकते हैं, पर इसे स्पेशलाइज्ड सिचुएशन है. देन रिलेवेंस ऑफ टेलर एंड फियोल्स प्रिंसिपल्स, सिमिलैरिटी बिटवीन टेलर एंड फियोल. अब सिमिलैरिटीज़ भी हैं इनके बीच में. क्या सिमिलैरिटीज़ हैं? कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर बिकॉज बोथ हैव रिलेवेंस इन बिजनेस. दोनों ही बिजनेस से रिलेटेड है, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है. दोनों में ही क्या सिमिलैरिटीज़ है. द मेन एम ऑफ टेलर एज वेल एज फेयोल प्रिंसिपल मैक्सिमाइजिंग द एफिशिएंसी. ठीक है, चाहे टेलर हो चाहे फेयोल हो, दोनों ने ही एफिशिएंसी के लिए काम किया. बोथ इंसिस्ट ऑन कोऑपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर्स. ठीक है, बिल्कुल ठीक है कि कोऑपरेशन होना चाहिए एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच में. बोथ गिव मोर इंपॉर्टेंस टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट ओवर द इंडिविजुअल इंटरेस्ट. ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट होना चाहिए, इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं है. देन आपका बोथ सजेस्टेड डिवीजन ऑफ वर्क फॉर स्पेशलाइजेशन. Both principles of both are used as basis for research in field of management studies. So this is what all about this chapter, that is principles of management, जिसमें हमने principles of management पढ़ा क्या होता है. ठीक है, फियोल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़े और आपके टेलर्स के साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़े, उनके बीच में कंपैरिजन्स पढ़े, और मैनेजमेंट में एक ऑर्गेनाइजेशन में किस किस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए वो सारी चीज़ हमने पढ़ी इसमें. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक, दैट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ चैप्टर 2 ऑफ बिजनेस स्टडीज़. ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आपको चीज़ें समझ में आई हैं कि कैसे प्रिंसिपल्स जो हैं वो कैसे काम करते हैं. 14 प्रिंसिपल्स हैं फेयोल के, जो मैंने बताया कौन कौन से इसमें से इम्पॉर्टेंट हैं. आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कॉमर्स विद तेजेश्वरी. और कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है या कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है. ठीक है, मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर सकती हूँ. ठीक है, आप मुझे कमेंट करिए कि आपको ये चीज़ जो है वो समझ नहीं आ रही है या उसको दोबारा से एक्सप्लेन करना है, कहाँ आपको कमी नज़र आ रही है. प्लीज़ वो कमेंट टू मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल कॉमर्स विद तेजेश्वरी. थैंक यू सो मच गाइज. बाय बाय, टेक केयर.